हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? एक बार ये भी मेरा चेक करवा दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन फॉर द डे। और बैक बेंचर्स बैच 3.0 आप सभी लोगों के लिए लेकर मैं अदिति आप सबके सामने हूँ। और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कल क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे लिए जो है वो बैक बेंचर्स बैच बहुत सक्सेसफुल रहा है। पिछले 2 बारी से यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए बैक बेंचर्स बैच लेके आती हूँ, जिसमें लास्ट के 30 दिनों में कैसे 6 महीने की पढ़ाई को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं वो हम लोग सीखते हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जैसे मैंने बोला 2024 के जो सारे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है वो डेली आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी, सो दैट आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके ट्रिक्स भी दे सकूँ। राइट तो अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप सब लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस चलती है यहाँ पर भी और आपके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे भी। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, चाहे आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्रैश कोर्सेज देख रहे हो, टेस्ट सीरीज देख रहे हो, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप जा सकते हो। जो भी बच्चे इस वक्त यूट्यूब पे फ्री क्लास देख रहे हैं, चाहे वो सुबह की हो चाहे वो अभी 9 बजे की हो, सारी पीडीएफ आपको अप टू डेटेड मिलती है आपके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। एंड ऑल्सो इस थर्सडे से आपके लिए ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट जो अपन कंडक्ट करवाते हैं हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहा है। इस बार यूनिट वाइज आपके टेस्ट करवाए जा रहे हैं सो दैट आपको और अच्छा जो है वो फ़ायदा मिल सके। तो एवरी थर्सडे एंड एवरी संडे फ्री टेस्ट भी होता है मॉक टेस्ट के अलावा, वो आप दिया करो सो दैट आपको एनालाइज कर सको आप कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। चलिए तो आज की मोटिवेशनल कोट के साथ में आज का हमारा जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। देखो, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो यू हैव टू डू इट नाउ। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि आज नहीं यार, कल कर लेंगे, ये वाली बात कल कर लेंगे, ये वाला टॉपिक कल कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन कल रिवाइज कर लेंगे, इस तरीके के पैटर्न के नए तरीके के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, अभी ये कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि किसी भी एक प्रिपरेशन वाले फेज में, इन जनरल अगर हम लोग लाइफ की बात करें, तो वो जो होता है ना कि कर लेंगे वाला सिचुएशन, वो कभी आता है नहीं। और वो जो आएगा जब तक बहुत सारा देरी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी हम लोगों ने सोचा है कि हमें करना है, वो हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल कर लें। ठीक है, जितना जल्दी हम करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होने वाला है। और वैसे भी देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सीन यहाँ पर रहता है इन जनरल अगर हम लोग बात करें, चाहे ये हमारे तैयारी वाले फेज की बात हो या किसी और चीज के फेज की बात हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम हमेशा काम करते हैं। और जो होता है ना कि पैनिकनेस आ रहा है मैम, एंजाइटी हो रही है, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो ये जो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स है ये हमारे लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है और जो हमारे एक्शन है, उसके अंदर डिफरेंस होता है। ये मैंने खुद ने पर्सनली काफी नोटिस किया है, कह सकते हो ऑब्जर्व किया है। और इस चीज पर मुझे भी लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ या करना चाहती भी हूँ आगे। वो यही होता है कि आप जो सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो, आपके जो एक्शन है और आपका जो थॉट प्रोसेस है, उन दोनों के अंदर जितना मिनिमम गैप होगा उतना बेहतर होगा। अब दिमाग में आप सोच रहे हो कि यार मैं तो 100 मीटर दौड़ने वाला हूँ, और आप बैठ के जो है सिर्फ बैठे हो काउच के ऊपर, तो इन सिचुएशन के अंदर पैनिकनेस बहुत जल्दी आता है। राइट, तो जो आप सोच रहे हो उससे एक्शंस में जितना जल्दी हम कन्वर्ट करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा। तो यही आज मेरा मोटिवेशनल कोट है आप सब लोगों के लिए, दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज डिसाइड किए हैं वो जल्द से जल्द करें। राइट, इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के काउंटडाउन से स्टार्ट हो चुके हैं। अपने अपने सब्जेक्ट का टाइम नोटिस कर लो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 8 AM और 8:30 AM वाला सेशन मेरा है, जिसमें मैं करंट अफेयर और साथ ही साथ आपके रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी वाला टॉपिक इंक्लूड करूंगी इस 8 AM वाले सेशन के अंदर ही। इसके अलावा 31 मॉक टेस्ट की आप लोगों की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जिसमें से एक टेस्ट आपका फ्री है, 30 टेस्ट है जिसके लिए आपको पैसे देने रहेंगे। 1500 रुपए की आपकी ये टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की। और केवल पेपर 1 की लेना चाहते हो तो 800 रुपए की, जिसे आप लोग ले सकते हो। अब एक एक करके हम लोग आज के क्वेश्चंस बिगिन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च एथिक्स मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। काफी हिट टॉपिक रहा है, जून का पेपर अगर आप लोग उठा के देखो या इससे पहले भी इनफैक्ट प्लैगियरिज्म के ऊपर काफी सवाल बने हैं, रिसर्च एथिक्स के ऊपर इस तरीके के स्टेटमेंट वाले सवाल काफी बने हैं। तो चलिए आइए आज एक एक करके इनको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। सर्दी हो रही है क्या वहां? सर्दी तो बिल्कुल हो ही रही है वहां पर, मतलब आपके वहां पर सर्दी नहीं आई अभी तक? नहीं नहीं भैया,
जुकाम वैसे ही हो रही है, और जितना आप सेफ रहो उतना बढ़िया है। ऐसा मैंने पिछले साल देखा था। अगर कोई बच्चा है जो पुराना था, पिछले साल की क्लासेस देख रहा होगा, तो उसको याद रहेगा कि एक पूरा महीना मेरा गला बैठा हुआ था, तो बहुत दिक्कत हो गई थी क्लासेस लेने में भी। इसीलिए भाई जितनी भी सर्दी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें। चलिए जी, करें शुरू। देखो, आप लोगों से बोल रहा है जो बेलमोंट रिपोर्ट है, और आउटलाइंस द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिशियरी एंड जस्टिस, confidentiality ensures that the identity of the research participant is never disclosed, the use of placebos in research is ethically acceptable without participant knowledge। आपसे यही चीजें पूछे जा रही है कि इन तीनों में से कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, बताइए जी। हाँ, हर बार मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम टाइम पे। हाँ। देखो, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो रिसर्च एथिक्स है उसे लेकर अगर बात की जाए तो रिसर्च एथिक्स के अलग अलग मेजर्स हैं, अलग अलग लोगों के व्यक्तिगत राय है जो हमारे लिए आती है। कुल मिला के एथिक्स का मतलब इतना होता है कि मॉरली साउंड होना है, गलत चीजें नहीं करनी है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टिसिपेंट है, उससे मैंने कोई डेटा लिया है, तो उस पार्टिसिपेंट से डेटा लेने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेना जरूरी है, कंसेंट होना जरूरी है। मैं उस पार्टिसिपेंट से डेटा ले रही हूँ और फिर उस पार्टिसिपेंट का नाम डिस्क्लोज कर दे रही हूँ, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं, बट अगर मैं टॉप ऑफ दी वर्ड की यहाँ पर बात करूँ तो वो ये है कि एथिकली राइट होना मतलब मॉरली साउंड होना, कोई भी चीज गलत नहीं करना। अब यहाँ पर सही और गलत की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से डिफाइन है। जैसे डिओन्टोलॉजिकली हम इसको अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्केप्टिसिज्म में अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बात करूं बेलमोंट की, तो वो यही बात करता है कि किस तरीके से हम लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो 2 एग्जाम्पल्स दिए वो आप लोगों की बेलमोंट रिपोर्ट के अंदर लिखी है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि अगर मैं एक रिसर्चर हूं और मेरे लिए कोई पार्टिसिपेंट है जो मुझे डेटा कलेक्ट करके दे रहा है या जिससे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूं, तो ये जो हम दोनों के आपस की बातें हैं ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। या इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का इन जनरल भी मीनिंग यही होता है कि जो ऑथराइज्ड पार्टीज है सिर्फ उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए या उनके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऑथराइज्ड नहीं है उन्हें फालतू पंचायत करने की जरूरत नहीं है, उनके पास में इंफॉर्मेशन किसी तरीके से नहीं जानी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी यही इंश्योर करती है कि किस तरीके से आपका जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसकी आइडेंटिटी आप कभी डिस्क्लोज नहीं करते, या आपके पास में जो डेटा है वो प्रिजर्व्ड है, आप उसे क्या नहीं कर सकते हो, लीक नहीं कर रहे हो। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। अब ये जो प्लेसिबो है इसका यूज जो है, जैसा हमने ये बात करी कि ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है एथिकली अगर बात की जाए तो। प्लेसिबो क्या होता है, मीठी गोली देना। याद है कई बार हम लोग इस पे बात कर सके हैं है ना, मीठी गोली देना। तो मीठी गोली देना वाली सिचुएशन कब आ जाती है मैम? मीठी गोली देने वाली सिचुएशन तब आ जाती है जब हम लोग बिना, जैसे फॉर एग्जांपल बिना पार्टिसिपेंट के नॉलेज के हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेडिकल साइंस के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्लिनिकल रिसर्चेस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम एक्चुअली जो ड्रग जिसको हम एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वो देते हैं, और एक को हम देते हैं मीठी गोली, है ना। तो ये जो मीठी गोली है ये देना एक्चुअली में बिना पार्टिसिपेंट के नॉलेज के थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसी वजह से प्लेसिबो इफेक्ट आता है। और प्लेसिबो इफेक्ट को कम करने के लिए हम ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड रिसर्च स्टडीज करते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, और देखो ऑप्शंस अगर हाइड हो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, समझ जाना। स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, दीपा आप सर्च करना यूट्यूब पे, मैंने हॉर्न इफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है और एग्जाम्पल से भी पढ़ाया था। विलेज सीन वाला एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वहां से आप लोगों को ये पढ़ाया था।
देखो क्या कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है रिसर्च के अंदर। डिसेप्शन जो होता है रिसर्च के अंदर ये ऑलवेज अनएथिकल होता है। एनॉर्मिटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। देखो डिसेप्शन अपने आप में ही स्टेटमेंट आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मैं कैसे सही हो सकता हूँ, तो मैम ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर बात किया जाए इन्फॉर्म कंसेंट, जैसे कि परमिशन वाली बात मैं बोल रही हूँ, परमिशन लेके आप किसी से काम कर सकते हो, जबरदस्ती गन पॉइंट पे किसी से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हो, है ना। कल को आप रिसर्चर बन जाओगे, जेआरएफ कर लोगे, उसके बाद में जाके ऐसे थोड़ी ना गन पॉइंट पे किसी को बोलोगे चल रहे डेटा दे, मेरी रिसर्च कंप्लीट करने, मेरे को 3 साल में थीसिस लिखनी है अपनी, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे पूछ के प्यार से लेनी है। एनॉर्मिटी की बात अगर हम लोग करें तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन या पार्टिसिपेंट के बारे में लोगों को बता देना, या उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो आप लीक कर दो या बता दो कि कौन है मेरा पार्टिसिपेंट। तो एनॉर्मिटी जो है आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट की, अगर ट्रांसपेरेंट टर्म्स में बात किया जाए तो ठीक है, इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्च इन्वॉल्विंग वनरेबल पॉपुलेशन रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन टू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस. Fabrication of the data is an acceptable practice if it enhances the overall impact of the research. Research ethics boards, that is IRBs, plays a crucial role in reviewing and approving the research studies. ये चीजें आप लोगों से बोली जा रही है, ठीक है। एक बार हिंदी में आप इसे पढ़िए, तब तक मैं आप लोगों को फैब्रिकेशन याद दिलाती हूँ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आईसीटी के अंदर भी ये टर्म पढ़ी है। फैब्रिकेशन का मतलब ये है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से जो डेटा है वो कहां पर जा रहा है, इमेजिन करिएगा पॉइंट पी पर जा रहा है, ऐसी सिचुएशन आ रही। अब मैं कह रही हूं कि बीच में एक मीडिएटर आता है, और जो मीडिएटर है वो बिना ए के कंसर्न के क्या कर दे रहा है, आपके डेटा के अंदर चेंजेस कर दे रहा है, और ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस जो है वो बी तक पहुंच रहे हैं बिना ए के कंसर्न के। ये होता है फैब्रिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैब्रिकेशन। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो और बताओ मुझे क्या सही आंसर होना चाहिए। तो जो भी बच्चे 1 और 3 बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर वो बोल रहे हैं कि रिसर्च एथिक्स जो होती है वनरेबल पॉपुलेशन की, वो डेफिनेटली ज्यादा उन पे अटेंशन देनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो पेक्यूलर प्लेसेस पे आप लोगों की रिसर्च प्रोसेस होती है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कैसे हैं आप लोगों के, जो आपके लिए थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो उन पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना रहता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 100 और 1000 वाला एग्जाम्पल अगर याद आ गया है आपको तो फैब्रिकेशन याद आ गया है। फैब्रिकेशन जो होता है वो डेटा का एक्सेप्टेबल नहीं होता है, अभी समझाया, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देन कह रहा है रिसर्च एथिक्स बोर्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर जेआरएफ करना चाह रहे हो, आप आगे जाके रिसर्च अरीना के अंदर आगे जाओगे, इस डिस्क्लोज में आगे आ रहे हो, तो मैं आपको ये डेफिनेटली एक चीज बताती हूँ कि अगर आप डिस्कोर्स में आ रहे हो रिसर्च के, तो आप ये मान के चल लीजिएगा कि आप लोग आपके आने वाले 2 से 3 साल एथिक्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पढ़ोगे। स्पेशली आपके कोर्स वर्क के अंदर जो प्री पीएचडी वाला पार्ट आएगा उसके अंदर तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एथिक्स ही पढ़ने हैं, आईसीटी ही पढ़ना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, प्लैगरिज्म जो होता है इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल इफ और इन रिसर्च इन एकेडमिक राइटिंग। सेल्फ प्लैगरिज्म और रीयूजिंग वंस ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट साइटेशन इज एक्सेप्टेबल. Researchers have a responsibility to report their findings accurately and honestly. डिसेप्शन का मतलब होता है चोरी छुपे कोई काम करना, छुपाना, है ना, सही बात को कवर करना, जो एक्चुअल डेटा है तो उसको कवर कर लेना, छुपा लेना। देखो सेल्फ प्लेगरिज्म वैसे भी बिल्कुल भी अलाउड होता नहीं है, गलत बात लिखी है ये, तो बिल्कुल ही गलत है ये। रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्लेगरिज्म जो होता है वो अनएथिकल होता है, तो बात यहाँ पर आप लोगों की बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। सेल्फ प्लेगरिज्म यानी कि खुद का ही वर्क दोबारा से यूज करना बिना अपने आप को साइटेशन दिए, ये भी गलत है, हमको ये भी अलाउड नहीं रहता है, ठीक है जी। बाकी तो सारी बातें आप लोगों की बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स दैट इज RCTs आर ऑफन कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड इन रिसर्च, है ना। करेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स
is acceptable in certain situations to achieve study goals. Transparency in reporting research methods and results is essential for the scientific integrity. थोड़ा सा अगर आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे आप एक वर्ड से पूरे के पूरे स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो। देखो, किसी भी तरीके का दबाव डालना, किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट करके डेटा कलेक्ट करना, ये हमारे लिए किसी भी तरीके से रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, ये नहीं आता है। तो अगर बात की जाए तो अगेन आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आरसीटीज की अगर हम लोग बात करें तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं ये। और ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है साइंटिफिक इंटीग्रिटी के लिए। अच्छा, यहाँ पर टर्म आया है इंटीग्रिटी। कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? एग्जैक्टली डेफिनेशन अगर मुझे चाहिए रहे तो क्या बता सकते हो मुझे? नेक्स्ट देखो, ये फिर से एनॉर्मिटी के ऊपर ही सवाल आ रहा है। ये जो है आप लोगों के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस है टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिसर्च। सफिशिएंट बोल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ जो आप लोगों का पार्टिसिपेंट है उसका पर्सनल डेटा को हाइड कर लेना, ठीक है, उसे लीक नहीं करना, ये सफिशिएंट है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन रिसर्च एम्फसाइजेस फेयरनेस एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू द पार्टिसिपेंट्स। Researchers should disclose all potential conflicts of interest that may influence their work. Objectivity से हमारा काम होना चाहिए। Is it true? कि मैम काम में बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए आपके काम के अंदर। Being honest, truthfulness, ये तो आप इसके मुझे XYZ चीजें बता रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं पूछूं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी, कोई मुझे बता सकता है क्या कि इंटीग्रिटी को अगर मैं वन वर्ड के अंदर डिफाइन करना चाहूं तो क्या बोल सकती हूँ? इंटीग्रिटी का मतलब होता है मेंटेनिंग इट्स स्टेट, मतलब जो चीज जैसे थी बिल्कुल वैसे ही रहे, किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होना। ये आप सब बाय प्रोडक्ट बता रहे हो, वैलिड होना, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुलनेस होना, ये सब आप बाय प्रोडक्ट बता रहे हो। अगर मैं आपसे करेक्टली बोलूँ ना, आपसे अगर मैं वन वर्ड सवाल जवाब करूँ और मैं बोलूँ कि वन वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करके बताओ कि इंटीग्रिटी एग्जैक्टली होती क्या है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आगे जाना, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी मॉडिफिकेशन के जाना, ये है आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है। और अगर रिसर्च में नहीं पढ़े हो तो CIA ट्रेड तो आपको पढ़ाया है ICT के अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनी होती है, CIA ट्राइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर भी इंटीग्रिटी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हाँ, ओरिजिनल बिल्कुल आप बोल सकते हो। अब देखो, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, मैं बार बार एम्फेसाइज इसीलिए कर रही थी, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। बाकी ये सही बात है कि फेयरनेस होनी चाहिए, और जितना भी रिसर्चर है या रिसर्चर के पास में जो भी ऑप्शंस है उसके लिए आपकी रिसर्च के लिए फ्रूटफुल हो नहीं फ्रूटफुल हो, सब चीजें उससे डिस्कस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए डिस्कस? इसीलिए डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि रिसर्च एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हर तरीके की चीज जो है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टली। नेक्स्ट, the replication of the research studies is not necessary for scientific validity. not necessary बोला हुआ है ना। तो जिसकी जो आप लोगों का साइफिलिस स्टडी है, it is an example of a research study that can be violated ethical principles. Dual relationship between researchers and participants are encouraged for deeper insight. अब देखो, ये जो है आप लोगों का है ना, तो जिसकी सेफिलिसिस
अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखो इन्होंने जो है वो किसके ऊपर बात किया था, कौन से ग्राउंड्स को शेयर किया था। जैसे आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा रेसिज्म का, पार्शियलिटी का, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। रेसिज्म मतलब क्या होता है, कास्ट एंड क्रीड के बिहाफ पर डिफरेंशिएट करके बात करना, है ना। रंग भेद, गोरा काला के ऊपर बात करना, क्रीड के ऊपर बात करना, तो ये जो है ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, सही बात है। अनफेयर मीन्स जो होते हैं, अनफेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक बकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि किस तरीके से ये एथिकल वायलेशन के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये रंग भेद करके या किसी भी तरीके से पार्शियलिटी के साथ में डेटा कलेक्शन करना या रिसर्च प्रोसेस कंटिन्यू करना एथिकल ट्रायल्स में नहीं आता है, सही है। तो ये आप लोगों के ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बोल रहा है। साथ ही साथ जैसा मैंने आप लोगों को बोला, रेप्लिकेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी बोल रहा है, गलत है, इट इज नेसेसरी। क्यों? रेप्लिकेशन जो होता है वो आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कोई चीज जो रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है उससे ऑटोमेटिकली आपकी वैलिडिटी इंप्रूव हो रही है। हाँ, इट इज नॉट दी कंडीशन बट इट इज वन ऑफ द कंडीशंस, अगर मैं बात करूं वैलिडिटी के टर्म्स के अंदर, तो है ना। रिलायबिलिटी वाली चीज जो है वो है तो जरूरी है, कोई चीज कंसिस्टेंट तो होनी चाहिए, आपकी रिपीट होनी चाहिए बार बार। अगर बात किया जाए तो ड्यूअल रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना अच्छा ये प्रोसेस होगा उतनी अच्छे से आप लोगों का डेटा कलेक्शन रहेगा। मैम जब आप ऑप्शन रीड करते हो तो आंसर समझ में आ जाता है, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही रीड करना है आपको, यही मतलब है मेरा करवाने का, है ना। बट ये आपके पास होना चाहिए, पता चल रहा है कि एग्जाम में मैं नहीं आऊंगी ऑप्शन रीड करने। रिलायबिलिटी इज नॉट ऑलवेज वैलिड, यस, बट इट इज वन ऑफ द कंडीशन जो आपको रिक्वायर्ड तो रहेगी ना। चलिए, IRB अगेन आ गया है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इवैल्यूएटिंग एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स। रिसर्च इन्वॉल्विंग माइनर रिक्वायर्स parental consent in the most cases. Plagiarism is an acceptable practice in the original source is not easily accessible. ठीक है, अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो या ऐसे लोगों की बात कर रहे हो जो उम्र में छोटे नाबालिग हैं, अब उनके लिए जो उनसे अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है तो फिर आप उनके पेरेंट्स का कंसेंट लोगे तो काम चल जाएगा। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि या चलता है क्या ये सारी चीजें, बताइए जी, चलती है क्या? देखो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल ठीक है ना, नाबालिग वाले केसेस में तो चलेगी। प्लैगरिज्म वैसे भी किसी भी फॉर्म में प्लैगरिज्म एक्सेप्टेबल नहीं होता है। चोरी चकाटी अगर आप मचा रहे हो तो ये गलत ही बात है ना। तो बिल्कुल ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन ये हो गया है मैम, प्लैगरिज्म किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आगे बात की जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो रिव्यू बोर्ड्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को, आपके काम को, आपके कार्य क्षेत्र को। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स एम्फसाइजेस द नीड ऑफ ऑनेस्टी एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नीड ऑफ ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी इन ऑल एस्पेक्ट्स, एनॉमिटी, ठीक है, या ऑटोनॉमी, सॉरी आप लोगों के लिए गया हुआ है ना, बेनिफिसी गिवन है, इंटीग्रिटी गिवन है, कॉन्फिडेंशियलिटी गिवन है। टर्म देखना, ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी, अभी अभी आप लोगों ने इसका आंसर मुझे दिया था, बाय प्रोडक्ट है इंटीग्रिटी के, ठीक है जी। आगे देखो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इन रिसर्च इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद एथिकल प्रिंसिपल, जस्टिस, ऑटोनॉमी, नॉन मेलिफिशियंसी या फिर फिडिलिटी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट किससे रिलेटेड है? ऑटोनॉमी से। पूछ के आगे बढ़ना चलेगा। नेक्स्ट देखो, whenever the researcher ensures that the benefit of their study outweighs potential risk or harm to the participant, they are adhering to the principle of autonomy, justice, beneficency या science या फिर confidentiality। जब रिसर्चर खुद से सुनिश्चित कर रहा है कि अध्ययन से जो है वो क्या चीजें होने वाली है या कौन से रिस्क या हार्म जो है वो आउटवे करेंगे, तब इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियंसी, ठीक है ना। हम खुद से बता चला रहे हैं हमको कि यार ये रिसर्च हम करेंगे या इस तरीके से हम डेटा कलेक्शन प्रोसेस करेंगे, इस तरीके से कोई भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रोसेस को, तो इससे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं,
क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरीके से हार्म ये कर सकता है। जैसे ऑनर किलिंग वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ऑनर किलिंग मतलब जब किसी भी एक विलेज सीन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो होता है ना, वो होते हैं ना अलग अलग कास्ट के लोग भाग जाते हैं, लड़का लड़की भाग गए और फिर वो गांव वाले मिलके जो होते हैं वो लड़के को ढूंढ के मारते हैं या लड़की को ढूंढ के मार देते हैं। सैराट मूवी जो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी थी जिसपे बनी थी, हिंदी वर्जन भी आया था उसका, क्या नाम था उसका, धड़कन धड़क धड़क, आई थिंक कुछ ऐसा ही नाम था। ईशान खट्टर और जानवी कपूर वाली मूवी जो आई थी वो भी उसी पर बेस्ड थी, ऑनर किलिंग के ऊपर ही। तो वहां पर जो सीन है, अगर इमेजिन करिएगा इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा कलेक्शन वाली प्रोसेस के अंदर जब आप खुद से रिसर्चर खुद से देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, जाके मैंने पड़ोसी वाले ताऊ जी से डेटा कलेक्ट कर लिया तो ताऊ तो पीट जा रहे हैं हमको, तो वो सब चीजें हम पोटेंशियली बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये होता है बेने पीएनसी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप ब्रीफिंग इन रिसर्च। डीप ब्रीफिंग के ऊपर बात की जा रही है। होता क्या है डीप ब्रीफिंग, कोई बता सकता है क्या मुझे? हाँ, मूवीज याद रहती है इसलिए मैं मूवीज वाले एग्जाम्पल ही देती हूँ आपको। धड़कन नहीं मतलब धड़क यार, जो भी है समझ जाओ यार। बताइए जी, डीप ब्रीफिंग क्या होती है? डीप ब्रीफिंग क्या होगा डीप ब्रीफिंग के अंदर? डीब्रीफिंग मतलब पहले से बताना, ठीक है, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो पहले से बताना है कि भाई हम ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, ये उसलिए कर रहे हैं, तो ये चीज होती है डीप ब्रीफिंग। अब यहाँ पर यही चीज पूछी जा रही है कि ये जो होता है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल एक फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन बताना कि हम किस प्रकार की रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है, क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये पहले से बता देना। पता चल रहा कि सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, पता है ही नहीं कि क्यों हमने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अभी मैंने बेलमोंट रिपोर्ट की बात करी थी, द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट जो कि रिसर्च एथिक्स प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता है। इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स थे, उनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की वेरासिटी जो है वो यहाँ पर नहीं राय करती है, ठीक है ना, वेरासिटी यहाँ पर लाए नहीं करती। कोई मुझे एग्जैक्ट मीनिंग बता सकता है क्या? जो हिंदी में लिखा है वो नहीं बताना है, वैसे बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय वेरासिटी? वेरासिटी का मतलब होता है किसी भी अगर बंदे के अंदर, हम एक बोलते हैं ना कि इसके अंदर यार वेरासिटी की क्वालिटी है, उसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा सच बोलता है, सच बोलने की आदत होना का मतलब होता है वेरासिटी। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। बेलमेंट रिपोर्ट जो थी आपके, इसके कोर प्रिंसिपल्स के अंदर ये नहीं आता था, बाकी तीनों आते थे, ये नहीं आता था। स्पेशली अगर बात की जाए तो कोर प्रिंसिपल के अंदर जो मेन था ना इसका, वो था रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, एनोमिटी या ऑटोनॉमी के ऊपर बहुत काम इन्होंने किया था। ठीक है जी, आगे बात की जाए तो प्लैगियरिज्म क्या है? टाइप ऑफ साइटेशन है, प्रॉपर्ली पैराफ्रेजिंग समवन्स वर्क, प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एज योर ओन, यूजिंग कॉमन नॉलेज विदाउट एट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग पेपर 1 के कैप्सूल कोर्स में इनरोल्ड हो तो मैंने आपको क्रिएटिव कॉमन्स पढ़ाए थे और क्रिएटिव कॉमन्स में एट्रीब्यूशन भी बताया था, ठीक है, जिसमें हम लोग बाय वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, आपके यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा सीसी लिखा हुआ होता है, तो एक तो ये होता है ऑफकोर्स कार्बन कॉपी जो अब आईसीटी में पढ़ते हैं ईमेलिंग के अंदर, पर ये रिसर्च टर्म्स में पूछा गया था या डॉक्यूमेंटेशन टर्म में पूछा गया था, तो सीसी का मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन। आई होप आपने वो क्लास रिवाइज की होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स पढ़ाए थे। एनीवेज, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो प्लैगियरिज्म मतलब होता है मैम चोरी चकाटी, किसी और के काम को अपना बता के चिपका देना, दैट इज प्लैगियरिज्म। Which one of the following is not a form of plagiarism? Copying and pasting from a source without proper citation, quoting a source and providing a citation, paraphrasing without proper attribution, citing a source correctly in the bibliography. अब बताइए, इजी सा सवाल है, सीधा सीधा पूछा हुआ है, बेचारे ने कुछ गड़बड़ भी नहीं करी है। किसी भी कोर्स आपका जो सोर्स है उसे एकदम करेक्टली अगर आपने मेंशन किया है बिब्लियोग्राफी के अंदर, तो आप लोगों का वो प्लैगियरिज्म नहीं है, बाकी सभी तो आपके प्लैगियरिज्म होने वाले हैं।
ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखो ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करता है कि आप जो है वो क्या करें, आप कोट करें एक सोर्स को और फिर आप उसको साइटेशन प्रोवाइड कर दे। ये सही है, मतलब पूरी तरीके से गलत नहीं है, ये भी ठीक है, प्लैगियरिज्म नहीं होगा यहाँ पर भी, पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने साइट किया है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो है, अगर यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं बी डी लगा सकती थी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर बात आ गई है तो चलिए दोबारा से एक बार बात करती हूँ। ये है बिब्लियोग्राफी और ये है रेफरेंसिंग, ये है रेफरेंसिंग और ये है बिब्लियोग्राफी। दोनों में से कौन सा करेक्ट है? दोनों में से कौन सा सही है? डायग्राम 1 ठीक है या डायग्राम 2 ठीक है? तो देखो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये गलत है मैम, ये बात सही है। बिब्लियोग्राफी है, उसके अंदर रेफरेंसिंग आती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, बिब्लियोग्राफी इज अ ब्रॉडर टर्म एंड रेफरेंसिंग इज अ कॉन्सेंट्रेटेड टर्म। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी। देखो, बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है प्रॉपर तरीके से साइटेशन करना, ये सारी चीजें करना, ये सब कुछ ठीक है। अब मैं ये कह रही हूं कि जो आप लोगों के न्यू बडिंग रिसर्चर्स रहेंगे, न्यू बडिंग रिसर्चर्स को जो है उन्हें ग्रो करने के लिए, उन्हें लर्न करने के लिए जो है वो कौन हेल्प करता है? बिब्लियोग्राफी हेल्प करती है या फिर रेफरेंसिंग स्टाइल्स या रेफरेंसिंग हेल्प करती है? और अगर मैं बोलूं कि आपकी रिसर्च की डॉक्यूमेंट को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने का काम कौन करता है, तो क्या बताओगे आप? फिर मैं चलती हूँ नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट इज सेल्फ प्लेगरिज्म के ऊपर बात हो रही है, तो कॉपिंग योर ओन वर्क, पैराफ्रेजिंग योर ओन आइडियाज, कोटिंग योरसेल्फ विद प्रॉपर साइटेशन, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स ऑन अ प्रोजेक्ट। तो सही बात ये है कि मैम सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपिंग योर ओन वर्क। अच्छा, सेल्फ प्लेगरिज्म और ऑटो प्लेगरिज्म एक ही बात है क्या? दोनों सेम ही बात है क्या? क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या बता रहे हो? पूरा अच्छे से लिखकर बताओ ना, क्या बोलना चाह रहे हो? यस या नो तो नहीं लिखना है, मेरे को बताओ कि कौन है जो रेफरेंसिंग नए रिसर्चर्स को हेल्प करेगा और कौन है जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। दोनों में से कौन सा है? ये चीज मैंने पूछी है आप लोगों से, यस या नो मत बताओ। है ना जी, बिल्कुल सही, यस। हाँ, रेफरेंसिंग के अंदर जो है ना ना ना, बिब्लियोग्राफी के अंदर रेफरेंसिंग आती है, तो यानी कि बिब्लियोग्राफी दोनों काम कर सकती है, पर रेफरेंसिंग स्पेसिफिकली क्या करती है? क्या आपके रिसर्च रिपोर्ट को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है, या उल्टा बोल रही हूं कि नहीं मैम, नए बडिंग रिसर्चर्स को हेल्प करती है? दोनों में से कौन है जो जिसको हेल्प करता है? अरे एक वर्ड में मत बताओ, ऐसे बोलो मैम रेफरेंसिंग ये करती है, बिब्लियोग्राफी ये करती है, ऐसे लिखकर बताओ। टेक योर टाइम। वाई इज द प्रॉपर साइटेशन इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग? क्यों जरूरी होता है भाई? टू मेक योर पेपर लॉन्गर। यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं क्या कि भरते रहो भरते रहो भरते रहो? इस वजह से तो कोई क्यों करते हैं साइटेशन, इसलिए करते हैं क्या? नहीं, है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़े मैम कि पेज भरते रहो, नंबर तो मिल ही जाएंगे।
टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स, टू गिव और टू अवॉइड बीइंग अक्यूज्ड ऑफ प्लैगरिज्म। तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ए एंड बी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो डी ऑप्शन है मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है जी। आपके लिए टू मेक योर पेपर लॉन्गर वाली सिचुएशन यहाँ पर सही नहीं होगी। टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स, ये बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, बट करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं लगा के आऊंगी ओनली बी, ठीक है। ये चला के मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिया है क्योंकि ये आप लोगों के, क्योंकि रिसर्च जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ना, पीएटी जो हम बोलते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनमें से मैं आपके ऑफकोर्स पेपर सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पर ये आंसर गिवन था एक जगह जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अगर बी एंड सी होता तो मैं लगा देती, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर बी लगा के आती, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल वे ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क इन योर ओन विदाउट कमिटिंग प्लैगियरिज्म। Changing a few words in a sentence without citation, quoting a source and providing proper citation, copying and pasting from the source without citation, only citing the source in the bibliography without in-text citation. देखो विदाउट साइटेशन वाले वैसे भी हो जाएंगे आप लोगों के गलत। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर साइटेशन दिया है और यहाँ ये कह रहा है कि मैंने साइटेशन जो है वो इन टेक्स्ट में ही नहीं दिया है, मैंने बिब्लियोग्राफी में दिया है। तो दोनों में से कौन सा सही है? ऑब्वियस ही बात है मैम, यहाँ पर ये बात सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोगों के पास में देखो एक होता है मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये जो है ये आप लोगों के लिए आपके पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट का एक स्नैपशॉट है, एक पेज है। इस पेज के ऊपर आप लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी चीजें करी है और इस तरीके से जो है फिर आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने यहाँ पर इन टेक्स्ट साइटेशन दिया है। जो ये इन टेक्स्ट साइटेशन आपने दिया है ये आपने कहां पर दिया है, ये आपने फुटनोट के ऊपर दिया है। एक सिचुएशन ये बन सकती है, फुटनोट मतलब उसी पेज के बिल्कुल नीचे। एक सिचुएशन बन सकती है कि आपका पूरा का पूरा रिसर्च का डॉक्यूमेंट है और उसके लास्ट पेज के ऊपर आपने क्या किया है, साइटेशंस दिए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एंड नोट के ऊपर साइटेशन देना। जहां पर चैप्टर एंड हो रहा है वहां पर जाके सारे के सारे आपके साइटेशंस देना। दो तरीके हैं साइटेशन प्रोवाइड करने के, या तो आप फुटनोट में प्रोवाइड करोगे या फिर एंड नोट में प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा अगर टेक्सटिंग की बात करूं तो इन टेक्स्ट साइटेशन होता है जब लाइन के बीच में जहां पर आपने कोट किया है उसी के नीचे साइटेशन देना। कोई भी रेफरेंसिंग स्टाइल आप यूज कर सकते हो, चाहे आप लोग MLA, सीजॉस, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ठीक है, APA, AMA, बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। और एक होता है कि बिब्लियोग्राफी के अंदर साइटेशन देना। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब भी कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी इंटीग्रिटी है रेफरेंसिंग स्टाइल की, रिसर्च में रेफरेंसिंग स्टाइल की, वो भी आपकी कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने एक बार APA यूज किया इन टेक्स्ट के अंदर तो आप बिब्लियोग्राफी में भी APA ही यूज करोगे थ्रू आउट योर रिसर्च डॉक्यूमेंट, चाहे वो थीसिस हो, आर्टिकल हो, पेपर हो, सिनॉप्सिस हो, कुछ भी आपने किया हो, किसी भी तरीके से आप लिख रहे हो, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आपने कंसिस्टेंट फॉर्म के अंदर आप लोगों का साइटेशन किया है। अब यहां पर बोला कि इन टेक्स्ट की में नहीं किया, बिब्लियोग्राफी में कर दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है जी, नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्लैगियरिज्म डिटेक्शन टूल to create original content, to identify instances of potential plagiarism, to rewrite the sentences automatically, to generate citations। obvious सी बात है, जितने भी आप लोगों के plagiarism detecting tools है, यानी जो सॉफ्टवेयर है आप सब लोग जानते हो, जैसे टर्निटिन हो गया, क्लैग चेकर हो गया, ठीक है जी, इस हिसाब से हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये सबके सब जो है इनका काम ये है कि पोटेंशियल प्लैगियरिज्म को सर्च करके बताना और फिर लेवल दिखाना। अगर बात किया जाए तो हर जगह पर अब आप लोगों के सॉफ्टवेयर से ही चेकिंग होती है, फिर आप लोगों को लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 प्लैगियरिज्म की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा एंड उस अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी हार्म आपको हो सकता है, जो भी पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है वो होगा। लेवल 0 मतलब 10% से कम प्लैगियरिज्म होना, फिर 10% से लेकर 40% तक का प्लैगियरिज्म होना, फिर 60% तक का प्लैगियरिज्म होना और अबव 60% का प्लैगियरिज्म होना।
ठीक है, ये लेवल 3 होता है जो सबसे ज्यादा सीवियर होता है। आपसे कह रहा है एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, देयरफॉर यू शुड आल्सो बिलीव कि यहाँ पर सोल होता है। भाई सब आत्मा में बिलीव करते हैं तो आपको भी आत्मा में बिलीव करना चाहिए। अब सब वो चीज करते हैं तो हमें वो कर लेना चाहिए। ये भेड़ चाल वाला सिचुएशन हो गया। ये क्या हो गया, ये आपके लिए एड पॉपुलम हो गया। ठीक है ना, किस टाइप की फैलेसी हो गई ये आपके लिए, एड पॉपुलम टाइप की फैलेसी हो गई कि भाई सब बिलीव करते हैं तो आप भी बिलीव कर लो। सही है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एड पॉपुलम। आगे चले, आपसे कह रहा है न्यूज़पेपर प्रेस, डॉग कैनल, हैंड चिक, डार्कनेस लैंप। इनको आपको पेयर ऑफ एनालॉजीज के साथ में रिलेट करना है, यानी कि जिस तरीके से न्यूज़पेपर से प्रेस रिलेटेड है वैसे ही कैसे आप लोगों का रिलेटेड है। आपको पता है न्यूज़पेपर जो है मैम वो प्रेस के अंदर प्रिंट होके आता है। कहां पर छपता है, प्रेस के अंदर। इसी तरीके से आपको रिलेट करके बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेम एनालॉजी के साथ लगा हुआ है, यानी सेम लॉजिक के बिहाफ पर रिलेटेड है। थ्रस्ट वाटर है, काउ काफ है, क्लोथ मिल है, माउस आपका होल है। हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो है मैम क्लोथ और मिल ये एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे एक दूसरे से रिलेट, जिस तरीके से मैम प्रेस में न्यूज़पेपर बनता है वैसे ही मिल के अंदर आप लोगों के क्लोथ बनते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर यहां पर होगा जहां पर ए का 3 है और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो चॉइस एलिमिनेशन लगाओगे, जल्दी से आंसर करोगे सो दैट आप लोगों का काम आसान हो जाए। समझ में आ गया, बोलिए जी। 2 क्वेश्चन किए हैं, कोई डाउट है किसी को? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, आगे चले। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखिए, आप लोगों के लिए डायरेक्शन का एक सवाल है, तो चलिए आइए डायरेक्शन का सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट। कोई आदमी है जो साउथ वेस्ट में देख रहा है। मैम हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं ESPN। और अगर बात किया जाए तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आप लोग कहां देख रहे हो, साउथ वेस्ट के अंदर देख रहे हो, यानी कि आप यहां पर देख रहे हो। मैम आपसे ये कह रहा है कि 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने टर्न किया है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो मैं एक लाइन खींच के आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी। ये देखो आपके लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये आप लोगों का साउथ वेस्ट पॉइंट है। तो यहां पर हम साउथ वेस्ट पे देख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है, ये वाला। क्लॉकवाइज कैसा होता है, क्लॉक के अकॉर्डिंग तो 12 1 2, तो ये वाला क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है। यानी कि हम इस तरीके से जब चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज आपको टर्न करना है। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्रीज टर्न करने की बात करूं तो देखो आपको पता है ये डिग्री कितना होता है 45, और यहां से और देख लो तो ये भी हो गया 45। एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो 45 और 45 90 हो गया। अब कहां देख रहे हो, ये हो गया मैम आपका ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ। तो अब आप साउथ ईस्ट के अंदर देख रहे हो। आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर उसके बाद में 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आप घूमे हो। 135 डिग्री, 135 कितना होता है 90 और 45, यानी 90 करके तो वापस इधर आओगे और फिर 45, यानी कि इस दिशा के अंदर आप देख रहे होंगे। और ये दिशा कौन सी है मैम, आपकी पश्चिम यानी कि वेस्ट है। तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो जो आप लोगों से बोला जा रहा है। या आप क्या कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप लोग डायरेक्शन छोड़ दो। आप ये देखो डिग्री कितनी बोली हुई है मैम, पहले बोली हुई है 135 डिग्री और दूसरा बोला हुआ है मैम 90 डिग्री, है ना, ये आप लोगों से बोला हुआ है। तो बड़े वाले से छोटे वाले को जो है आप लोगों को यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है कि एक जो है क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टे हैं। जब उल्टे हैं तो आपको माइनस साइन इनके बीच में लगाना है। लगा दिया माइनस साइन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं ऐड करती, मैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज बोल रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी, यानी यहाँ पर कितना आ गया 45। और जो आप लोगों का बड़ा है, जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज बड़ा है तो मैं क्लॉकवाइज घुमा दूंगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होता तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी, आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी साउथ वेस्ट, आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री, तो आपका आंसर वैसे भी वेस्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट करना चाहो तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, इतना कोई लोड नहीं है।
इतना कुछ बड़ा यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, चल गया। एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग। जल्दी से सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर परसों शुक्रवार था तो परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा रहा होगा। अगर मैं मान के चलूं कि मैम ये जो है ये आपका आज का दिन है और मैं ये कह रही हूं कि डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, यानी कि डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि ये वाला जो दिन था मैम ये क्या था, फ्राइडे था। तो कल क्या रहा होगा मैम, कल जो है वो रहा होगा सैटरडे, यानी आज क्या है, आज है मैम संडे। अब आपसे बोल रहा है कि थर्ड डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। तो कल क्या होगा, कल होगा मैम मंडे, और मंडे के बाद में 3 दिन आगे जाना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और आप लोगों के लिए थर्सडे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ऑप्शन है मैम। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दिन गिनने हैं और दिन गिनना आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो 3 days आफ्टर टुमारो बोल दिया है, तो अब क्या निकला आंसर, फ्राइडे। सही है ना, कोई दिक्कत? ना 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 ना, जो थर्सडे आंसर करके निकालेंगे उनका आंसर आएगा गलत। करेक्ट आंसर यहां पर होगा फ्राइडे। फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। ये गलती नहीं करनी है। सी नहीं होगा। अरे दोबारा से देखो, अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो। देखो क्या कह रहा है मैम, आपसे कह रहा है कि आज का दिन हो गया, आपसे ही बोल रहा है कि डे बिफोर येस्टरडे वाज फ्राइडे, यानी कि पिछले वाले पे बात हो रहा है। डे बिफोर येस्टरडे जो था वो फ्राइडे था, ठीक है। तो हम फ्राइडे से ही शुरू करते हैं। अब डे बिफोर येस्टरडे फ्राइडे था, तो मैम कल क्या रहा होगा, मैम कल सैटरडे रहा होगा। अगर कल सैटरडे था तो आज क्या है, आज संडे रहा होगा। अब अगर आज संडे है तो 3 days या थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। अब कल क्या रहेगा, मंडे रहेगा। मंडे के आफ्टर, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो है यानी परसों, अंग्रेजी में जो डे आफ्टर टुमारो है मतलब परसों, तो परसों क्या रहेगा मैम, परसों रहेगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे से 3 दिन आगे आपको देखना है, तो वेडनेसडे, थर्सडे और आपके लिए फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर आपका फ्राइडे। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? एक बार थम्स अप हो जाएगा लाइव चैट में। थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी फ्राइडे, अरे यार फ्राइडे निकाल रहे हो, फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, बस थोड़ा सा चला के आपको घुमा रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या हो रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, दोबारा से सॉल्व करके देखते क्या कह रहा है। द गिवन इक्वेशन बिकम्स करेक्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग 2 साइंस. One of the 4 alternatives under it specify the interchange of signs in the equation which when made will be making this equation correct. Find the correct alternative. आपको इस इक्वेशन को सही बनाना है। सही बनाना है मतलब इस इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ साइन के अंदर चेंज होगा जिसकी वजह से आंसर 12 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 में आपने जब 5 को ऐड किया, डिवाइड किया 4 से और मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस किया 6 से, तो आ गया है 12 के बराबर। अब यहां पर आपसे ये कह रहा है कि हमें कैसे निकालोगे आप, है ना। अब देखो यहां पर सिचुएशन ऐसी है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना आप उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है प्लस एंड माइनस, यानी आप प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो। ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, तो मैं इंटरचेंज कर दूंगी, यानी मैं 9 माइनस 5 कर दूंगी और 3 प्लस 6 कर दूंगी। अगर 9 माइनस 6 ये सब आप सिचुएशन करके देखोगे तो आपके लिए कुछ चेंज होगा क्या, सोच के देखना। मैम देखो इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज करो उससे पहले सोच के देखना कि
बॉडमास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बॉडमास में हमने सीखा है सबसे पहले डिवाइड होता है और 5 डिवाइडेड बाय 4 कभी भी नहीं होएगा, यानी कि 12 आ ही नहीं सकता, पॉइंट में ही आ रही होगी चीजें ना। तो इसीलिए हमें ये जो है कोशिश करनी है कि हम डिवाइड वाले को ही चेक करें। चॉइस एलिमिनेशन लगाने से बात कर रही हूं। अब मैं कह रही हूं कि मैं डिवाइड और माइनस को करके देख रही हूं, तो 9 + 5 - 4 किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 है और डिवाइडेड बाय 6 है। अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले जो है यहां पर अगर मैं बोलूं तो डिवाइड होगा, सबसे पहले जो है वो डिवाइड होगा, अगर देखा जाए तो डिवाइड होगा, तो मैम यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। 1/2 को 4 से कैंसिल करोगे तो मैम आ जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा उसके बाद में, उसके बाद तो लेफ्ट टू राइट करना है। 9 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 5 14, 14 - 2 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 12, और वही चीज आपको चाहिए थी, यानी करेक्ट आंसर मैम ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला हुआ है कि इन साइंस को इंटरचेंज करके आंसर सही हो सकता है, इक्वेशन सही हो सकती है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सीधा सीधा लगा के देखूंगी। मैंने प्लस और माइनस को करके देखा, मैम उसमें क्या सिचुएशन आ रही है, प्लस और माइनस को करने से मेरे पास में ऐसा फ्रैक्शन बन रहा है जिससे पॉइंट में आंसर आएगा, कभी भी 12 होल नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी, ट्राई करूंगी कि डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक करूं। तो मैंने डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक किया और बस सीधा सीधा उसको सॉल्व करके देख लिया बॉड मास लगा के। दैट्स इट। बोलो भाई सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए थे। जल्दी करेंगे भाई, हिंदी में भी देख लेंगे एक बारी। नीचे आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको ये बताना है कि दो इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि वह सत्य हो सकते हैं, हालांकि वह झूठ हो सकते हैं, है सत्य नहीं हो सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, और कुछ नहीं लगाना है, सिंपल एंड सिंपल रूल ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। सिंपल रूल ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कैसे मैम, बचपन से सीखे हैं, AEIO को बोलना है गेट आउट, उसके बाद में बना लेनी है Z, ये कॉन्ट्रेरी और ये सब कॉन्ट्रेरी। मैम इन्हीं के अंदर लगता है ये कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते। हम अगर देखें कॉन्ट्रेरी की बात करें, ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल एंड नो बॉय वेंट टू स्कूल, क्या ये एक साथ में ट्रू हो सकते हैं, नहीं, बट क्या ये एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, हो सकते हैं मैम। दोनों को ही मत भेजो, अरे भाई दोनों को ही मत भेजो, यानी कि सभी मनुष्य ईमानदार है, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ऑल और नो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 केवल कॉन्ट्रेरी। इसमें सब कॉन्ट्रेरी ढूंढ के बताएंगे क्या मुझे, जल्दी से आंसर करो, सब कॉन्ट्रेरी कौन सा है। सब कॉन्ट्रेरी कौन सा है, सी है, सम और सम नॉट, मैं सब कॉन्ट्रेरी हो जाते हैं, है ना जी, बस बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल आप लोगों से फिर से फैलेसी के ऊपर पूछा गया है। क्या कह रहा है, हैव यू स्टॉप्ड टेलिंग लाइज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिट्स व्हिच काइंड ऑफ फैलेसी, क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है, ये तो आपके जीवन की सच्चाई पूछ रहा है, लो सुन लो। है ना, ये क्या है मैम, ये जीवन का सबसे बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, ये वो वाली सिचुएशन आ गई है, यानी कि करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा मैम, ये तो जीवन का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा।
ट्रिक क्वेश्चन जब पूछा जाता है तब हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, वो वाला सिचुएशन आ गया है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग ए प्रपोजिशन है जो ट्रू गिवन है, तो आपको बताना है कि उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें फॉलो करेगी। बताइए जी, आपको जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमने सीखा हुआ है ना, ए, ई, आई और ओ, ठीक है ना, इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि हमें ए के बारे में बोल रहा है कि ए जो है वो ट्रू है, देखो लिखा हुआ है। अब बताओ कि बाकी सारी चीजों पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, कौन कौन से फॉल्स होंगे, कौन कौन से ट्रू होंगे, ये वाला चीज आप लोगों से पूछ रही है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब एक बात के दो मतलब निकल रहे हों, जैसे कि सरकास्टिकली मैं कुछ बोलूं, दो मतलब निकल रहे हों। हिंदी वाले भी पढ़ ले भाई एक बारी के लिए। जब ए ट्रू होता है तो ए का कट्टर दुश्मन है कौन, आई। नहीं मैम, आई कट्टर दुश्मन थोड़ी है, ओ कट्टर दुश्मन है। अगर ए बोल रहा है ट्रू तो ओ क्या बोलेगा मैम, ओ बोलेगा फॉल्स, सही है। और शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी वाली सिचुएशन कब आती है मैम, अगर ए बोल रहा है ट्रू तो आई भी क्या बोलेगा, ट्रू, तो आई भी क्या होगा, ट्रू। चलिए अब ई की भी बात कर लेते हैं। ये जो है ये एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं। कॉन्ट्रेरी होते हैं मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा क्या, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा क्या, बिल्कुल होगा मैम। तो ई भी क्या होगा, फॉल्स होगा। बस ये तीनों जहां पर मिले वही सही आंसर है, लगाएंगे बस, बढ़िया। देखो ई जो है वो फॉल्स है, आई जो है वो ट्रू है हाँ, और ओ जो है वो फॉल्स है। अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बहुत ही बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर ए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोल दूं कि जो ए है वो फॉल्स, अगर मैं बोल दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, ए जो है वो फॉल्स है, तब क्या चीजें चेंज होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या जल्दी से। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं तो इस सिचुएशन में ए मैं फॉल्स कर रही हूं, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब बताओ ई जो है क्या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, क्या होगा। आई जो है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा। और जो ओ है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा, बताओ। हाँ बिल्कुल आरुषि, आप पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जी, आप लोगों के लिए इस सिचुएशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का ए है वो क्या है, अगर फॉल्स है तो ई जो है मैम वो उसके हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो आपका आई है उसे भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और जो ओ है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। पेपर 1 के मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पर अभी नहीं मिलेंगे, है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि अभी वो प्रिंटिंग में जाएंगे, है ना, बन तो गए हैं पर अभी प्रिंटिंग होगी उसकी। जब आएंगे तब मैं अनाउंस कर दूंगी, है ना, बता दूंगी आपको कितने के हैं क्या है सब बता। अगला सवाल देखेंगे। भाई आता चल रहा है तो थम्स अप चलता जाना चाहिए मेरे साथ में सभी बच्चों का, ठीक है। हमने 2 दिन बहुत मेहनत करी है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, और आज मैं उसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, है ना, डीकोड सीरीज का यही मोटिव है। चलो अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है मैम, देखिए अगला सवाल आपको ऐसे बोल रहा है कि हमारे पास में इनमें से कौन सा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिडक्टिव के कौन से नहीं पूछ रहा है बेटा। कौन सा नहीं है पूछा है, चलो
देखो कंक्लूजन मस्ट फॉलो द प्रेमाइसेस नेसेसरीली, बिल्कुल सही बात है मैम। आर्ग्यूमेंट एडमिट्स द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्या डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है? ये लो जी, पकड़ा गया क्या चोर? The argument provide us knowledge about the matter of fact. ओके, आपसे कह रहा था आर्ग्यूमेंट मस्ट बी आइदर वैलिड और इनवैलिड। देखो वैलिड इनवैलिड बात सही है। अब ये जो बी और सी ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो चेंज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। कौन बता सकता है मुझे क्या सही आंसर होगा? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या करता है मैम? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारे पास में एक यूनिवर्सल थ्योरी है, उस यूनिवर्सल थ्योरी को हम लोग जनरल जो है पर्टिकुलरली किसी केस में लगा के सॉल्व कर रहे हैं। डिडक्टिव मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल नहीं श्रेया, उल्टा बोल दिए हो, डिडक्टिव उल्टा होता है। देखो जी करेक्ट आंसर यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। कह रहा है कि ये जो है ये आपको मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है। आपके लिए यहाँ पर जो प्रेमाइसेस होते हैं वो आप लोग ट्रू से शुरू करते हो और जो कंक्लूजन है वो इसे फॉलो करना चाहिए नेसेसरीली या फिर सर्टेनिटी के साथ में, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट जो है उसके बारे में आपको ये नहीं बताता है, पर्टिकुलर केस के अंदर आप जो है प्रेमाइस को लगा के चेक करते हो, तो ये चीज सही है। और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही बात लिखी है, ऐसा होता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल मैंने करना सिखाया था कल आप लोगों को, सिलोजिज्म की ट्रिक। कितने बच्चे हैं जो सिलोजिज्म की ट्रिक सीख गए हैं? तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, हाँ बिल्कुल सही। चलो जी, देखो क्या कह रहे हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। सभी चमगादड़ जो है स्तनधारी हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों को बेसिक डायग्राम बनाना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो रूटीन था वो क्या था मैम? हम कंक्लूजन को लेंगे और गलत ट्राई करेंगे प्रूव करने का। सही नहीं करना है, गलत करना है यहाँ पे। चलो जी, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, पर चलिए दोबारा से कर लेते हैं। क्या कह रहा है, मैं सबसे पहले प्रेमाइसिस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। सभी के सभी जो बैट्स हैं वो सबके सब मैमल के अंदर आ रहे हैं मैम, और नो बर्ड जो है वो बैट आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बर्ड हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या लगा है मैम? कांटा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है जैसा जैसा स्टेटमेंट बोलता है, प्रेमाइस बोलता है, मैं वैसा वैसा कर लूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। आगे देखिए, आपसे ही कह रहा है नो बर्ड्स आर मैमल। अब देखो ये कहा जा रहा है कि कोई भी बर्ड जो, ओहो काटा मैम इन दोनों के बीच में लग रहा है, हाँ जी। अब कह रहा है कि नो बर्ड्स आर मैमल। मेरे बेसिक डायग्राम से ये सही प्रूव हो रहा है, पर मुझे सही प्रूव करना है कि गलत। मैम आप इसका दूसरा डायग्राम बनाओ। ये रहा मैमल, ये रहा आप लोगों के लिए बैट, और ये रहा आप लोगों के लिए बर्ड। दोनों के बीच में अभी भी काटा है, पर जो मैमल है उसके अंदर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो आप लोगों का फॉलो नहीं किया। अब आगे कह रहा है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल सही हो सकता है क्या? किसी भी केस में सही नहीं हो सकता। जब ऑल बैट बोला हुआ है और ऑल शिल्पा शेट्टी फॉलो कर रही है, तो शमिता शेट्टी तो फॉलो करेगी ना मैम, गलत बात है। आगे कह रहा है नो बैट्स आर बर्ड। देखो इस सिचुएशन में तो बैट्स और बर्ड जो है वो ऑब्वियस ही बात है। अगर बैट जो है वो बर्ड से रिलेट कर रहे हो, जब बर्ड बैट नहीं है तो बैट बर्ड कैसे हो सकता है? मैम इसको आप गलत प्रूव नहीं कर सकते, ये सही है क्योंकि प्रेमाइस ने सही बोला हुआ है। नो जो होता है उसके लिए कहानी सुनाई थी ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी संग लेके डूबेंगे। नो जो है वो बर्ड और बैट दोनों पे अप्लाई होता है। तो अगर आप बैट को इधर कर दो, बर्ड को इधर कर दो, तो भी ये बिल्कुल सेम ही स्टेटमेंट रहेगा। ऑल मैमल्स आर बैट्स, सभी के सभी मैमल बैट के अंदर आ रहे हैं? नहीं, सम आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है ना। ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी नाइस।
अगला सवाल देखिए, आपसे ये कह रहा है कि किसी तर्क का निष्कर्ष अगर उसके आधार से निर्णय रूप से निकलता है तो तर्क क्या कहा जाता है? कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली। तो आपको इस आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है मैम, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रीमाइस कंक्लूजन को सीधा सीधा फॉलो करता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? डिडक्टिव बोल देते हैं। सर्टेनिटी के साथ में, अगर प्रोबेबिलिटी है, शायद आ रहा है बीच में, तब हम नहीं करेंगे मैम, तब हम फॉलो नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है ना। लेट मी सी कितने लोग हैं जो इसको सही कर पा रहे हैं। ये टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कौन सी क्लास में है? अलग से बनाया हुआ है, सर्च करोगे ना टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय अदिति मैम तो अलग से वीडियो मिल जाएगा। हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हो तो देखो हिंदी में भी पढ़ लो एक बार, और उसके बाद में हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए जी, देखो क्या कह रहा है कि आपसे बोला जा रहा है ए और बी जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। बी और सी जो है वो हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। सी और डी जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं। डी और ए जो है वो फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने खेल हो गए? पहले तो मुझे एक बात बताओ कि खेल के बारे में बताओ। मैम देखो, एक जो है वो फुटबॉल हो गया, एक जो है वो आपके लिए मैम क्रिकेट हो गया, एक जो है वो आपके लिए हॉकी हो गया। इसके अलावा टेनिस भी है क्या? हाँ टेनिस भी है ना। और कुछ आपके हो गए हॉकी वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना के देख रही हूँ, लेट मी ट्राई। ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो ए और बी फुटबॉल हो गया, ठीक है। या फिर हम इसमें वेन डायग्राम नहीं भी बनाएंगे ना तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ए और बी की मैं बात करूं तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या खेल रहे हैं मैम? ये हॉकी खेल रहे हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। सी और डी की अगर मैं बात करूं तो सी और डी क्या क्या खेल रहे हैं मैम? ये बैडमिंटन खेल रहे हैं और टेनिस खेल रहे हैं। डी और ए की अगर बात की जाए तो डी और ए जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आपसे बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज सही है। जो सी है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो देखो सी की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन, टेनिस हो गया, यहाँ पर सी आ नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो सी है वो कहीं भी टेनिस नहीं खेल रहे, तीनों ही स्टेटमेंट में देखा जाए तो। बी और डी जो है दोनों की दोनों टेनिस खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी है टेनिस, यहाँ पर भी है टेनिस, और आप लोगों से क्या कह रहा है? बी के लिए क्या बी टेनिस खेल रहा है मैम? ऑप्शन नंबर 1 से ही देखो, बी जो है वो टेनिस नहीं खेल रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ए फुटबॉल खेलता है, बिल्कुल सही बात है। ए जो है वो क्रिकेट खेलता है क्या? ए जो है मैम देखो या तो फुटबॉल खेलेगा या फिर क्रिकेट खेलेगा, दोनों नहीं खेल सकता, दोनों वाली सिचुएशन नहीं चलेगी यहाँ पर, दोनों में से एक ही तो खेल पा रहा है। देखो यहाँ पर भी फुटबॉल क्रिकेट है, यहाँ पर भी फुटबॉल क्रिकेट है, बट यहाँ पर भी आप लोगों के पास में बी भी साथ में है, यहाँ पर भी डी साथ में है, तो यू नॉट श्योर कि फुटबॉल और क्रिकेट है। चलो मैम मान भी लेते हैं, पर बैडमिंटन वाले केस में ए कहीं नहीं आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। फुटबॉल और क्रिकेट तो चलिए मान लेते हैं खेल सकता है, बट बैडमिंटन नहीं होगा। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि जो ए, बी और डी है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। देखो ए और बी फुटबॉल क्रिकेट में है, फुटबॉल क्रिकेट के अंदर है, ये मान गए। डी जो है वो क्या खेल रहा है? डी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट के अंदर है क्या मैम? यहां पर देखो है, बिल्कुल है। एक्सेप्ट बी, सारे के सारे टेनिस खेलते हैं, क्या ये बात सही है? बी के अलावा सारे के सारे टेनिस खेल रहे हैं क्या? देखो भाई यहां पर बी है, यहां पर बी है, दोनों में टेनिस नहीं है, बट यहां पर भी टेनिस है और आप लोगों के लिए यहां पर भी टेनिस है, बिल्कुल सही बात। यानी कि 1, 4 और 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल।
जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं वैसे वैसा कर रही हूँ। नहीं एसके अब अपडेट हो गया है ना, मैंने अभी अभी शॉर्ट बनाया इस पर, आपके फॉर्म्स अपडेट हो गए, अब दोबारा से भरो तो सब्जेक्ट वाला इशू भी नहीं आ रहा, मैक्सिमम एज वाला भी नहीं आ रहा है, और पेमेंट वाला इशू भी आपको नहीं आएगा। एक बार दोबारा से फॉर्म भर के ट्राई। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये तो ये कह रहा है दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, ये तो आई थिंक मैंने कल ही करवा दिया आपको। आगे देखो, एक इनफॉर्मल फैलेसी इज वन दैट मे आइडेंटिफाइड और मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू mere inspection of the form or structure of the argument. Formal fallacy is one of that can be detected only through the analysis of the content of the argument. दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप लोग जो है वो सही आंसर यहां पर कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म में इशू नहीं आ रहा है तब तो आप भर दो, है ना, भर चुके रहे होंगे। अगर आपके इशू आ रहा है तो दोबारा भर दो, क्या हो गया, नहीं भरा है इसीलिए तो दोबारा भरोगे ना। नहीं मैम, जो आप लोगों की फॉर्मल फैलेसी है मैम वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, और जो इनफॉर्मल फैलेसी होती है मैम, इनफॉर्मल फैलेसी आपके कंटेंट से रिलेटेड होती है। यानी करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आगे चलिए, कह रहा है कि सम गर्ल्स आर शाय अगर ट्रू है तो बताइए इसमें से क्या होगा। ऑल मैन आर टॉल फॉल्स है तो क्या होगा। नो क्रोज आर वाइट है तो क्या होगा। सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट है तो क्या होगा। भाई देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं, बिल्कुल क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल लगने वाले हैं, बिल्कुल और बिल्कुल क्लासिकल रूल लगने वाले हैं। आपसे कह रहा है कि अगर सम जो है वो ट्रू है, यानी कि आई जो है वो अगर ट्रू है तो सबसे पहले तो जो नो होगा मैम, यानी ई वाला स्टेटमेंट होगा वो क्या रहेगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, जहां पर ई फॉल्स लिखा हो। ई फॉल्स कहां लिखा है, 3 में लिखा है। क्या एक ही से हो जाएगा क्या क्वेश्चन सॉल्व। मैम आगे देख लो, आगे लिखा हुआ है दैट आई प्रपोजिशन इज ट्रू, ई प्रपोजिशन इज फॉल्स। आगे देखो, है ना जी, पहले ही दिख रहा है ना कि मैम ए का जो है वो 3 होगा। आगे देखिए, ऑल मैन आर टॉल, ये फॉल्स लिखा है। अगर मैं बोल रही हूं कि ए जो है वो फॉल्स है तो आई क्या होगा, आई जो है वो अनडिटरमाइंड होगा। ओ जो है वो आपके लिए ट्रू हो जाएगा। ओ कहाँ ट्रू मिल रहा है मैम, ओ यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, देखो ओ ट्रू है और ए जो है वो आप लोगों का फॉल्स है, यानी कि आपके बी का हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। आगे देखिए, नो क्रोज आर वाइट, अगर आप लोगों के लिए नो ट्रू है इसका मतलब क्या है, ई जो है मैम वो फॉल्स है, ई जो है वो ट्रू है। ई ट्रू है तो आई क्या होगा, फॉल्स होगा। ये है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। अगर यहां पर बात करूं तो ई की बात हो रही है, अगर ये ट्रू है तो आप लोगों के लिए जो ए है और ओ है वो अनडिटरमाइंड होंगे ना, ना ना अनडिटरमाइंड नहीं होंगे। ई और आई जो है उसके लिए आप लोग बोल सकते हो क्या, सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट्स है, यानी कि आप लोगों के लिए ओ की बात हो रही है। ओ जो है वो फॉल्स है, अगर ओ फॉल्स है तो आपके लिए जो ई है वो भी क्या होना चाहिए था मैम, वो भी आपके लिए फॉल्स होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, इसके पड़ोस में वाला आई देख लो या इसके साइड वाला देख लो। अगर ओ आपको फॉल्स गिवन है तो ए जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाना चाहिए था, ट्रू हो जाना चाहिए था। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में ही झोल है, क्वेश्चन में ही झोल है। ठीक है, ओ
टस इन्फो करके जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है अपने रियल नेम से आइए, क्योंकि आप कभी जीवन में मुझे क्लास में दिखे नहीं हैं। अभी भी आज भी मैं 5 PM क्लास लेके आई हूँ, कल भी मैंने 5 PM to 6:30 PM क्लास ली है आपकी लाइव, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि आप ये मैसेज क्यों कर रहे हो। तो अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है बेटा। मेरे को बहुत टाइम हो गया इस फील्ड में और मुझे अच्छे से पता है कि इस तरीके की हरकतें दूसरे क्यों करवाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी परेशान इससे नहीं होंगी, क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको कभी भी कोई किसी चीज़ के लिए नहीं डरूंगी। तो आप अपनी रियल आईडी से आओ और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना और ऐसे बोलना कि मैं अदिति मैम की क्लास में कल रात को 9 बजे आई थी, मुझे उनसे बात करनी है। मैं आराम से कल आपसे बात करूंगी, संडे है बट स्टिल बात करूंगी। है ना। तो मुझे अच्छे से पता है बेटा तू क्यों आया यहाँ पर, या तेरे को किसने भेजा है। तो हम नहीं डरेंगे, है ना। मुझे पता है अभी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं मार्केट में, तो ऑब्वियस ही बात है कि खुद से जब कोर्स नहीं बिक रहे होते हैं या खुद की पब्लिसिटी अच्छी नहीं हो रही होती है तो दूसरे की नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू की जाती है। तो बेटा हमको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है, कोर्स से प्रॉब्लम है, तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है और ये 24/7 है आपके सामने, ठीक है बेटा। बाकी बात होती है, हाँ जी, रोज भी बोल रही है ना लाइव क्लास हो रही, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं। जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो ऐप पे हैं, वो सब अच्छे से जानते हैं कि क्या क्लास हो रही है ना। कल भी मैंने 1.5 घंटे की लाइव क्लास ली थी, आज भी, मतलब मैं क्यों ही बोल रही हूँ, मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। हम घबराने वालों में से नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट में अभी बहुत सारे नए नए कोर्सेज आए हैं, तो मैं जानती हूँ कि थोड़ा हल्ला हुल्ला करना पड़ेगा दूसरे की क्लास में जाके, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों के साथ चीटिंग करके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को नीचे गिरा के भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ऊपर उठना है तो मैं आपको बेस्ट विशेष देती हूँ, मेरी सारी पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ कि आप बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, मस्त रहो, ठीक है। ऐसा नहीं दूसरों को गिरा के आप कभी आगे जाओ, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, जो करने करें, बट मैं आपको गुड लक बोलूंगी, ऑल द बेस्ट बोलूंगी, आप बहुत अच्छा करें, आई होप। क्योंकि ये टीचिंग फील्ड है, ये पढ़ाई है, बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें ये सब मत फैलाओ, मस्त रहो, ठीक है। मुझे पता है आप कहाँ से आए हो, तो मैं इतना इसीलिए नॉर्मली बोल रही हूँ, ठीक है बेटा। 4 साल हो गए इस फील्ड में, ऐसे ही नहीं, ठीक है। हम वो सीजन वाले लोग नहीं हैं कि सीजन आया तो 500 बच्चे पढ़ा दिए, नॉन सीजन है तो 2 बच्चों पे आ गए, हमारा वो सीन नहीं है। भले ही 100 बच्चे हो मेरे पास, पर 100 मुझे पता है मेरे सिलेक्शन के लिए हैं और मैं एक ऑनेस्ट एफर्ट डालूंगी। हाँ, कोई इशू है पेड से रिलेटेड, हेल्पलाइन नंबर हमेशा है, सब आप बोल सकते हो। आ जाओ भाई, अगले सवाल पे आ जाओ भाई। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट, सिंस ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल द ह्यूमन रेस मस्ट समडे कम टू एन एंड। अब देखो यहाँ पर राई की पहाड़ बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, बताओ, बोलो भाई। करिश्मा आप बस मेहनत करो बेटा, है ना। आपको ऊपर उठना है, आपको मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके अंदर से वो मोटिवेशन आ जाएगा। आप मेहनत करो, जम के मेहनत करो बेटा, ठीक है। और ऑनेस्टी से अपना काम करते चलो। जो डेली रूटीन है ना, उस डेली रूटीन के अंदर चेंजेस लाओ, ठीक है। डेली रूटीन के अंदर अगर आधा घंटा पढ़ते हो तो 1 करो, 1 पढ़ते हो तो 2 करो। धीरे 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 चीजें नए नए तरीके से सीखने की कोशिश करो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कभी ये मत सोचो मुझे कम आता है, यार मुझे तो नहीं आता है। अपने आप को पॉजिटिव वाइब देना जरूरी है, ठीक है। और जो आपका टास्क है वो करो, डेली टास्क डिवाइड करो, उसको अच्छे से फुलफिल करो। बड़ी 8 घंटे की नींद लो, जीवन में सब सही है, ठीक है। दूसरे ने क्या किया या वो क्या कर रहा है, ये क्या, अपने आप पे ध्यान दो, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आप अच्छे बच्चे हो, रेगुलर बच्चे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमने बोला कि भाई देखो जो आदमी होते हैं वो तो मॉर्टल होते हैं जी, मॉर्टल है तो एक दिन उनका एंड हो ही जाएगा। भाई इतनी छोटी सी चीज थी कि सच है वैसे तो ठीक है, बट इतना भी क्या करना है। तो आपने 2 बातों को छोड़कर, या बेसिकली आपने एक छोटी सी पार्ट जो ट्रू है, 2 छोटे छोटे बात, उनको मिला के एक बड़ा आप लोगों ने सच बनाने की कोशिश करी। कुल मिला के आपने 2 बातों को जोड़ के एक नई बात बता दी है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन है, जब आप इस तरीके से दो छोटी बातों को जोड़ के बड़ी बात बना दो तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो जाती। आपके लिए बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ए टू ई टू कंप्लीट द पैराग्राफ, है ना। आपके पास में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है। The browser requests the dash to identify itself by providing dash. This is sent and check is performed to see if it is dash. If it is dash, sends a dash back that the web to the web server and data transmission begins. 2023 के अंदर ये सवाल आप सभी लोगों से पूछा गया था। बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक वाला एक क्वेश्चन है, बेसिक सा, और बट जो टॉपिक है वो थोड़ा नया है। बहुत ही अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इसका हिंदी नहीं किया है क्योंकि इसका हिंदी करके भी कुछ खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ आपको ऐसा है नहीं कुछ मीनिंग मिल जाएगा या कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के बात ऐसी हो रही है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मैम इंटरनेट होता है, इंटरनेट पर हम लोगों को मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या भेजना है, कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। इस दौरान हमारा जो वेब ब्राउजर है वो कैसे काम करेगा या किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा सिक्योरली यूजिंग TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोकॉल्स। एक तो आपको पता है कि हम लोगों का OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कम्युनिकेशन करते हैं, सभी लोगों को इतना याद है। और जो हम प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा पहुंचाने का, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? उस प्रोटोकॉल का क्या नाम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा पहुंचाने का काम करता है? क्या नाम है? TCP/IP प्रोटोकॉल हम उसे बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? TCP/IP प्रोटोकॉल मैम हम उसको बोलते हैं, सही है। अब वही चीज आप लोगों से बोल रहा है कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात करूं तो क्या क्या चीजें हो रही है ना। द ब्राउजर रिक्वेस्ट द डैश टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, ऑथेंटिक ब्राउजर सर्टिफिकेट सिग्नल या फिर वेब सर्वर। क्या रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, आप सोच के देखिएगा। सबसे पहले ब्राउजर अपने आप को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। आप आज दोबारा कॉल करिएगा, मैं आपका मैसेज जो है वो अभी भेज देती हूँ टीम को, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज आपका प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिसको हिंदी में देखना एक बार हिंदी में भी देख लो। वैसे तो हिंदी करके इसका कुछ खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को ब्राउजर को जो होता है, सबसे पहले बताइएगा जो वेब ब्राउजर होता है वो वेब ब्राउजर जो आप लोगों का यूजर है, यूजर को अगर डेटा कम्युनिकेट करना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, उसको वेब ब्राउजर चाहिए। क्यों चाहिए वेब ब्राउजर? क्योंकि मैम वेब ब्राउजर एक कनेक्टिविटी है, वो एक ओपनिंग है जो इंटरनेट की दुनिया से हमको कनेक्ट करेगा। तो मुझे चाहिए एक वेब ब्राउजर पे मैं जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा गूगल क्रोम हो गया, उस वेब ब्राउजर पर आप जाते हो, उसकी सर्च टैब पर आप लोग लिखते हो या ईमेल वाला बटन पे आप जाते हो, फिर कंपोज करते हो सो दैट आप किसी को कोई भी डेटा भेजना चाहते हो तो आप भेज सको। वेब ब्राउजर पे जाके ही हम लोग हमारा व्हाट्सएप खोल लेंगे, ब्राउजर वर्जन पर कुछ भी हम लोग खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेब ब्राउजर पर जाना है। और वेब ब्राउजर किससे कनेक्ट करेगा, वेब सर्वर से कनेक्ट करेगा, सही बात है ना। तो ब्राउजर रिक्वेस्ट फॉर दी वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, वो मुझे आइडेंटिफाई कर ले कि देखिए मुझे पहचान लीजिए, है ना, मैं आ गया हूं, मुझे पहचान लीजिए और देख लीजिए कि मुझे जो है वो आपको डेटा भेजना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मैम वेब सर्वर।
सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ई को लगा दूं, द ब्राउजर रिक्वेस्ट द वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग इट्स। अब मुझे किसी को आइडेंटिफाई करना होता है तो मुझे कैसे जैसे मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, वोटर आईडी दिखाएंगे, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, आप अपना सर्टिफिकेट मुझे देने वाले हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। देखा जाएगा कि हाँ यार भाई सही बात है, आपको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना होगा, ऑब्वियसली अब इसको सेंड किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि भाई ये सारी चीज जो है ऑथेंटिक है या नहीं है। आप वही हो जो आप क्लेम कर रहे हो कि आप हो, तो आपकी जो है ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। ऑथेंटिसिटी अगर आ जाती है, आप वही हो जो आप बता रहे हो, तो कुल मिला के यानी कि आप वही ब्राउजर हो जो आप बता रहे हो, जो आप क्लेम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना सिग्नल सेंड कर सकते हो। यानी कुल मिला के आंसर आप लोगों का हो जाएगा ई, सी, ए, बी और डी। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट जरूर पूछ लेना। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी मैंने सही इंटरेस्टिंग सा सवाल लिया है। दूसरा सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि जो आप लोगों के रैम के अधिकांश यानी कंटेंट्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं और इसीलिए लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए वो अनसूटेबल होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो बहुत अजीब तरीके से चला के फ्रेम किया गया है। हार्ड डिस्क हैज फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज द प्रोसेसर रजिस्टर। क्वेश्चन कहाँ से आया है मैम, क्वेश्चन फिर से उसी टॉपिक से आया है जो हमें बहुत प्यारा है, दैट इज मेमोरी हायरार्की। फिर से वही टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की। तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है और जो हार्ड डिस्क होता है वो फास्टर होता है कंपैरिजन टू रैम एज वेल एज प्रोसेस रजिस्टर्स। ये बात भी जो है आप लोगों की बिल्कुल गलत गई है। क्यों, सबसे पहले प्रोसेसर के रजिस्टर्स आएंगे मैम, सबसे तेज, सबसे छोटे, सबसे महंगे रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद में कैश आता है, उसके बाद में रैम आता है और फिर कहीं जाके हार्ड डिस्क आता है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। एनटीए का फेवरेट टॉपिक है ये, बिल्कुल। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक फोटोग्राफ है जिसके पास में 10 MB की स्टोरेज है और एक मेमोरी स्टिक है जो कि 4 GB की कैपेसिटी को अप्रोक्सीमेटली डैश फोटोग्राफ्स के अंदर स्टोर करके रख सकती है। बहुत ही बढ़िया सा बेसिक सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आज से हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं तो मैं आपको आज से भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम में आ रहे हैं, है ना। एनालिसिस अपन बाकायदा करेंगे 12:15 12:30 तक। मैं कोशिश करूंगी अगर ऑथेंटिक क्वेश्चन आ गए तो मैं आपको सारे बता दूं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सारे जो क्वेश्चन है एनालिसिस बिहाफ पे वो भी सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन 2023 का एक बड़ा फेमस टाइप रहा था। आपसे ये बोला जा रहा है कि इमेजिन करिएगा कि एक ये मेमोरी स्टिक है और ये जो मेमोरी स्टिक है ये कितने की है मैम, ये 4 GB की है। आपके पास में जो फोटो है, एक फोटो, वो कितने की है मैम, वो 10 MB की है। 10 मेगाबाइट का आपका एक फोटो है और टोटल 4 GB की जगह है। आपके लिए मैं बोलूं कि आपके एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है और आपके पास में जो है वो चॉकलेट खरीदने के लिए लगभग 1000 रुपए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने चॉकलेट्स आप खरीद सकते हैं। यूनरी मेथड बचपन में आपको जो सिखाया गया था वही लगाना है, तो वही लगाना है। तो बता सकते हैं आप सभी लोग 4 GB डिवाइडेड बाय 10 MB अगर मैं कर दूं तो क्या मेरा सही आंसर आना चाहिए, क्या मेरा सही आंसर आना चाहिए? सोच के देखो ना, यही तो बात हो गई। हाँ मैम बिल्कुल यही बात है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 GB है, ओहो
4 GB है, 4 GB के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 GB के लिए मैम करना पड़ेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30, क्योंकि GB इतना होता है। और ये B को B रहने दो। नीचे देखिए मैम, ये तो 10 का 10 ही रहने दीजिए, और जो MB है उसको कर दीजिए 2 का पावर 20, इसको कर दीजिए 2 का पावर 20। आगे देखेंगे, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो एक और चीज मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक और चीज आई, वैसे तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। अच्छा एक बात बताओ, हम 2 की पावर में लिख सकते हैं GB को, MB को, क्या हम सब लोग 10 की पावर में भी लिख सकते हैं? मेरे को इस बार 10 की पावर में लिखना है। अच्छा बताओ, 4 का 4 ही रहने देती हूँ। G के लिए, GB के लिए हम 10 की पावर कितनी लेते हैं? कोई याद दिला सकता है क्या मुझे? 10 की पावर कितनी ले सकते हैं मैम? MB, ठीक है, KB, MB, GB, TB, PB, ये सब होता है ना, तो ये आपका होता है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 3, और ये 3 3 बढ़ता है, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 9। MB कितना? 10 की पावर 6। तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये आप लोगों के लिए बच जाएगा 3, ठीक है ना। एक 10 और काट दो यहाँ पर, तो ये बच जाएगा आपका 2, यानी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मैम 400। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैंने इसको बोला कि नीचे जब 10 की वैल्यू है तो जरूरी थोड़ी कि हर बार आप 2 की पावर में ही कन्वर्ट करो, रटना थोड़ी है, रटना थोड़ी है। हमको तो मैम 10 की पावर में भी लिखना आता है और हमको तो 2 की पावर में भी लिखना आता है। अब अगर कोई नीचे ऐसा नंबर है जो 2 से कटता है, वैसे तो ये भी कटता है बट 5 आ जाएगा, फिर 5 का क्या करोगे, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहिए, सीधा सीधा 10 से काटो ना। सिंपल, जीवन में एकदम सिंपल चीजें करनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम सिंपल। कैश जब ज्यादा फैंसी करने जाते तो ज्यादा हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। आज 10 के 10 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कराऊंगी जो दिमाग खोलने वाले सवाल थे, ठीक है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन, basically AI is an artificially created environment used to give a feeling of being there, whereas virtual reality learns from changing circumstances. स्टेटमेंट देखिएगा। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड के हों या यूट्यूब वाले हो, क्या मैंने आपको वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इन सबके मीनिंग्स बताए हैं, एग्जाम्पल के साथ बताए हैं। इवन जो पेड वाला बच्चा है वो नवंबर वाली क्लास जाके देखेगा, उसको तो मैंने प्रोजेक्टर रूम बना के ये सारी चीजें सिखाई थी, लाइट बंद करके अंधेरे के अंदर, याद है क्या? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से स्वैप नहीं कर दी है क्या? मैम ये गलत बात है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ लर्न करता है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन को ह्यूमन लाइक कॉग्निशन एंड ह्यूमन लाइक बिहेवियर देने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्चुअल रियलिटी मतलब एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करना जो वर्चुअल है, जो है नहीं बट हमको लगता है कि है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के पिताजी है ना, वर्चुअल रियलिटी के भी पिताजी। वो क्या करते हैं, वो तो सच में ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, वाकई में ही क्रिएशन है एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसा एनवायरनमेंट का, जहां पर जाकर आपको जो है वो चीजें ऐसी ही लगेगी कि एक्चुअली में वो है, ठीक है ना। ऐसा इल्यूजन, वहां पे जो आप लोगों का ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस है वो यूज होता है वर्चुअल रियलिटी में। आप लोगों के आसपास एक्चुअली सामान है नहीं, वो सिर्फ एक वीडियो चल रहा है, बट ऑगमेंटेड रियलिटी में तो एक्चुअली में एलिमेंट्स आप लोगों के लिए वहां पर क्रिएटेड है। जैसे कि मेटावर्स, वो भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स भी इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई। ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ सकता है, आज से पेपर स्टार्ट है। देखो, अनलाइक डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स डोंट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, दो टाइप्स के, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट जो कोई साउंड वाउंड कुछ नहीं करते, प्यार से काम करते हैं, जैसे कि इंकजेट, जैसे कि लेजर। और इम्पैक्ट जो ठोका पिंदी सब कर लेते हैं मैम, ठोक ठोक के काम करना, सब काम करवा लो इनसे, ठीक है ना, जिसमें धूम धाम धाम सब आवाज आती है और फिर उसके बाद में कोई पेपर प्रिंट होके निकलता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है ना, कि जैसे कि व्हील मैट्रिक्स, ऐसे सारे आप लोगों के चीजें है ना। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर्स हैं आपके, अनलाइकली
वो क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर जो है वो तो इंक यूज नहीं करता है, वेरेज ये करते हैं। बिल्कुल ही उल्टी बात यहाँ पर लिखी हुई है। दोनों स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ पर फॉल्स है। वेरी गुड। बी। जेआरएफ कोचिंग सेंटर कहाँ है? किसका जेआरएफ? अपना? जयपुर का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? आप लोग आ रहे हो क्या? अगर आप लोग आ रहे हो तो मुझे बता दो, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। गोपालपुरा पे है अपना ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, रिद्धि सिद्धि के आगे। हॉट मीडिया, कूल मीडिया, हाँ हॉट मीडिया कूल मीडिया भी आती है। वेरी गुड, वेरी गुड जूही। वर्चुअल रियलिटी, हॉट मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, कूल मीडिया, बहुत बढ़िया। ये प्लीज रिवाइज कर लेना, जिनके भी एग्जाम्स हैं प्लीज ये टॉपिक रिवाइज कर लेना, आईसीटी के जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट। बाकी मैं आपके लिए एनालिसिस करूंगी, डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आने वो भी बता दूं, तो उसके लिए भी अपन मिलेंगे। बट ये चीज आप रिवाइज जरूर कर लेना। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अर्ली मेन फ्रेम्स टू रिलेटिवली small smart devices with high computing power used today. Which one of the following invention contributed to reduce the physical size of the computers? 2022 में आप लोगों का ये सवाल पूछा गया था। हाँ जिनिया, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैंने आपका स्क्रीनशॉट भेज भी दिया है। आज आप दोबारा कॉल करना हेल्पलाइन नंबर पे, और फिर नहीं जवाब दे तो मुझे बताना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मैम बहुत बड़े कंप्यूटर से शुरू किया था। डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी, डब्बा वाला सिचुएशन, पूरा एक रूम के जितना बड़ा आपका कंप्यूटर होता था। मैम वो जो जमाना था, उस जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, जनरेशन 1 कंप्यूटर्स की। फिर उससे हम थोड़ा इवॉल्व हुए, 1935 वाला जमाना है वो। फिर हम उससे थोड़ा इवॉल्व हुए और हम लोग ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पर आ गए, ठीक है ना, जो सेकंड जनरेशन था। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में आ गया रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है, एक छोटी सी चिप के ऊपर आपके सारे के सारे सर्किट आ गए, पूरा कंप्यूटर एक छोटी सी चिप के ऊपर आ गया, कंट्रोल यूनिट। फिर आया माइक्रो प्रोसेसर का जमाना, और ज्यादा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप लोगों का होने लग गया। देन हम लोग आए हमारी फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जिसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन होने लग गया। अब आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए चला के सॉलिड स्टेट मेमोरी आपको दिया हुआ है, चला के आप लोगों को रजिस्टर्स दिया, क्योंकि दोनों स्मॉल साइज के होते हैं, है ना। चला के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, जबकि हमको डरना नहीं है, हमको डरना नहीं है। बड़े कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर्स होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने क्या कहा मैम, इंटीग्रेटेड सर्किट। रेवोल्यूशन कब आया था? जब बड़े से सीपीयू, बड़े से कैबिनेट्स हम छोटे से चिप के ऊपर आ गए थे। और एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपका जनरेशन 4 सबसे रेवोल्यूशनरी जनरेशंस नहीं, जनरेशन 3 माना जाएगा। क्यों? जनरेशन 3 में आईसी आया था। हो गए ना कंफ्यूज? देखो चिंकी, शीतल, हो गए ना कंफ्यूज? रेनू, हो गए ना? क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन एनटीए ने दिया ही चला के इसलिए है, ये देखो चला के इसलिए दिए हैं ऑप्शन, जबकि आपको पता है फिजिकल साइज कंप्यूटर की फिजिकल साइज छोटी करनी है, मेमोरी की नहीं। बकायदा कंप्यूटर की साइज अगर छोटी करनी है तो क्या कंट्रीब्यूशन आया था, ये पूछा गया था। समझ गए ना? तो ऐसे कंफ्यूज करेगा, तो बस यही करना है। आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा है, 90% फैक्ट्स आप पढ़ के गए हो एग्जाम देते समय, बट सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, हो सकता है आज ही उनका एग्जाम है इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, मैं थोड़ा तेज कर देती हूँ। Which one of the following are the main benefits of the networking computers and devices rather than using a number of standalone computers? ठीक है, नेटवर्किंग का क्या क्या बेनिफिट है, बेसिकली आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि नेटवर्किंग का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा एक बारी। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब मैम एक ही कम्युनिकेशन लिंक के साथ में कनेक्टेड हो, और उसके द्वारा हम सभी लोग क्या करते हो, सिग्नलिंग करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर भेजते हो, तो हम क्या कर सकते हैं मैम, ये क्यों करते हैं, क्या फायदा है नेटवर्किंग का? देखो मैम, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा,
आपसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, ये सारी चीजें शेयर की जा सकती है तो पैसा बच जाएगा। एक प्रिंटर से 10 कंप्यूटर अटैच कर दो तो 10 कंप्यूटर का प्रिंट एक अलग अकेला प्रिंटर दे देगा, पैसा बच जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। लाइसेंस टू रन दी सॉफ्टवेयर ऑन दी नेटवर्क्स आर ऑफन फार चीपर देन बाइंग लाइसेंसेस फॉर एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। ये बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे ऐसे ही होता है ना, ग्रुप में कोई काम करने के पैसे थोड़े कम लगते हैं, अकेले वो काम करो तो ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली, है ना। अकेले जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आओ तो पैसा खुद को ही देना पड़ेगा सारा, 4 लोगों के साथ में जाओगे तो लेट्स गो डच हो जाएगा, है ना, सबका इक्वल शेयर आ जाएगा तो सस्ता पड़ेगा, है ना। यूजर कैन नॉट शेयर फाइल्स एंड डेटा, यूजर कैन शेयर, ये तो गलत बात लिखी है। एक्सेस टू रिलायबल डेटा दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल सोर्स सच एज फाइल सर्वर, ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। सही ना। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने कल आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको ऑल द बेस्ट भी बोला था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बोला था। बेसिकली मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम नहीं लेना था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जो भी मोटिवेशन या गुड लक मुझे विश करना था मैंने उसके लिए शॉर्ट ही बनाया, 2 शॉर्ट बनाए थे कल। एक शॉर्ट मैंने आपको बना के दिया था सुबह सुबह जिसमें मैंने आप लोगों को वाइब मैच करने का एक आइडिया दिया था। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है और जो भी आप लोगों के पास में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस होंगे, आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है उन चारों में से जो नहीं हो सकता, सबसे पहले तो वो नेगेटिव अप्रोच लगानी है। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मैं वही चीज समझा रही हूँ कि आपको ट्राई करना है कि चारों में से कोई सा भी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, इसको पिक करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके और इसके वाइब को मैच कर सकते हो, क्वेश्चन के और इसके। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछ रहा है नेटवर्किंग के और ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा है, कैंसिल करो आगे बढ़ो। करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों को एग्जाम के अंदर बैठ के, कभी कभी होता है एक एग्जाम फियर होता है, एग्जाम पैनिकनेस होता है ना, पढ़ते बहुत अच्छा है पर मैम एग्जाम में जाके सारा सत्यानाशा करके आते हैं हम। पर होता है किसी किसी को एकदम पेपर देखते किसी को तो एनर्जी फील होती है अरे यार, और किसी किसी का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार इतना तो पढ़ लिया मैंने पर किया मैंने सत्यानाश ही है ना। और एक तो ज्यादा 1 किलो दही खा के जाने की भी जरूरत नहीं है, सारी वहीं पे रायता फैला देते हो तो कोई जरूरत नहीं है, मम्मी को बोल दीजिए हमने खा लिया दही चीनी हमारी लाइफ का पूरा, हम डायरेक्ट पेपर पे जाएंगे। तो ना तो वो वाली रायता फैलाना है और ना वो वाला रायता फैलाना है, एकदम तमीज से, पैनिक नहीं होना है। ये वाइब मैच करने की कोशिश करो, एंजॉय करो प्रोसेस को कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, तो शायद आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो एक्ट के बारे में सवाल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट मैंने इसीलिए इसमें रख लिया ये वाला क्वेश्चन भाई कि आपके एक्ट से रिलेटेड भी सवाल बन जाते हैं। देखो, एक डिजिटल गवर्नेंस हैज बीन लीगलाइज्ड बाय द आईटी एक्ट 2000 इन इंडिया। आईटी एक्ट इज अ watershed in conceptualizing administrative reforms in India. Digital governance is a boon in curbing bureaucratic red tapeism. Red tapeism word बड़ा आ रहा है, कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। What do you mean by red tapeism? होता क्या है ये red tapeism? रेड टेपिज्म, करप्शन, पैसा खिला के काम करा लो मैडम, वो वाला काम। मेरे दही के पैसों का समोसा खा लूंगा बहुत बढ़िया, बिल्कुल एनपी, यही करना है। ज्यादा दही खा के जाने से तो रायता ही फैल जाता है दही के पैसे का समोसा खा लूंगा, ये बहुत सही था यार। देखिए मैम, बिल्कुल सही बात है। जो ये है कि पैसा देके काम कराना, ये ब्यूरोक्रेटिक पावर यूज करना, इन सबको हटाना डिजिटल गवर्नेंस का मेन काम है भी। दूसरा आप लोगों से कह रहे हैं कि जो आईटी एक्ट रहा है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल गवर्नेंस जो होती है वो लीगलाइज हो गई है आईटी एक्ट 2000 के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही बात है। आईटी, ये मैंने शायद पहले पूछा भी है कि जो आईटी एक्ट है मैम, आईटी एक्ट जो है वो आप लोगों का एक बार रिवाइव भी हो चुका है।
कब हुआ था? 2008 में हुआ था, 2009 में हुआ था कि 2010 में हुआ था? मैम ये आप बार बार पूछ चुके हो, देखो दोबारा मत पूछो, हमने याद कर लिया है 2009 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। इसी के अंदर साइबर सिक्योरिटी के जितने भी हम लोगों के इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं वो सारे भी इंक्लूड यहाँ पर हो गए थे। वायरसेस के ऊपर कैसे काम करना है वो सारी चीजें भी हमारे देश में यहाँ पर बता दी गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना। प्लस डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड, हमारे देश के अंदर इंटरनेट के यूजर्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब है ना। जिसको कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है उसको भी इंटरनेट यूज करना आता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। कल जो है जहाँ पे मेरा जॉब है, कल एक जैसे कि स्टेट ओपन एग्जामिनेशन होता है ना, तो स्टेट ओपन बोर्ड्स चल रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे कल सीएस का प्रैक्टिकल लेने जाना था। तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे जिन जो स्कूल नहीं आते, ऑफ कोर्स ओपन बोर्ड से वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि साइड में चलता रहे। कल मैं उन बच्चों का वाइवा लेने चली गई, प्रैक्टिकल और वाइवा लेने, ठीक है ना। लिटरली बता रही हूँ, 12th क्लास के वो बच्चे हैं जिन्होंने काम करना है। बट आप ये देख सकते हैं सरकारी स्कूल्स का या कभी कभी कैसे हाल हो जाते हैं। उस बच्चे को मैंने छोटी सी चीज पूछी, छोटी सी, कि इंटरनेट का क्या यूज होता है, उसको वो बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पर उसको ये जरूर पता है, मैंने ऐसे बोला इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो? तो बोले हाँ चलाते हैं, क्यों नहीं चलाएंगे, बढ़िया फोटो डालते हैं मैडम हम वहां पे जाके हमारी। यानी कि यूज वो कर रहे हैं, मतलब उनको पता है, बट उनको ये नहीं पता है कि डिजिटल इंटेलिजेंस क्या होती है, चीजें कैसे काम की जाती है, उनको कोई आइडिया नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको पता भी नहीं है वो भी आज के जमाने में स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्टेड है। और यही रीजन है कि हमारे देश में इस आईटी एक्ट को बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि ज्यादातर जो लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है ना। जो नेटिकेट्स है कि नेट पर कैसे बिहेव करना चाहिए वो हमारे देश में बहुत कम है, और इसीलिए अब इसको क्या करा जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ सवाल ही नहीं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रीजन था मेरा ये ज्वाइन करने का जॉब, कि मैं ऐसे लोगों से मिल सकूं, बट कल जाके कुछ और स्पेशल मुझे फील हुआ। बट चलो कोई ना, धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे कुछ कंट्रीब्यूट कर सके उनके लिए। आगे चलो, एथिकल इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर बात की जा रही है और फिर आप लोगों से रिलेट किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, डेटा का फैब्रिकेशन, इंटीग्रेशन, मॉडिफिकेशन ये सब मैंने चीजें पढ़ाई थी, ये उसी से रिलेटेड है। प्राइवेसी है, एक्यूरेसी है, प्रॉपर्टी है और एसेसिबिलिटी है। तो रिलेट करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे क्या आंसर हो सकता है। प्राइवेसी, प्राइवेसी तो आप अच्छे से समझते ही हैं, जो सारा दिन आप पेरेंट्स से मांगते रहते हैं, पता नहीं कौन से ही दुनिया का काम कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड टू इंश्योर द एक्यूरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड टू कंट्रोल द एक्सेस, collection and use of data about individuals, data ownership and software use rights। ये अपना आईपी एक्ट वैक्ट की भी बात चल रही है यहाँ पर, देखो ध्यान से। अगर आप सभी लोग देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन से ये ऑप्शन आपका निकल जाएगा, एक से ही हो जाएगा। आपका जो प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट, बस उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता दिख रहा है मैम। देख लीजिए, ये उड़ते उड़ते आएगा और बोलेगा डेटा की ओनरशिप और यूजेज राइट्स। सही है? ऑप्शंस छुप रहे हैं क्या? माफी। ओहो, अभी ठीक है? थोड़ा वो टाइपिंग का थोड़ा इधर उधर हो गया है, काम चला लो यार, आपको तो पता ही है ना। एक साल झेल लिया आप मुझे ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे। आगे देखो, प्राइवेसी की बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्राइवेसी मतलब डेटा को इंडिविजुअली कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे यूज करेगा। यानी कि मैम ए का होना चाहिए था 3 और सी का होना चाहिए था 4, सी का 4 वैसे भी एक में बोला ना, एक से ही हो जाएगा, ज्यादा पंचायती करने की जरूरत ही नहीं थी, बट स्टिल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना, बहुत ही बेसिक सी बात है। और असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी का मतलब क्या है? असेस कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है ना। मैं कैसे किसी डेटा को एक्सेस यानी उस तक पहुंच सकती हूँ, ये सारी चीजों पर बात करना। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकती हूँ क्या? मुझे कोई बता सकता है क्या कि मैं अगर आप लोगों को टर्म पूछूं डेटा की इंटीग्रिटी,
डेटा की इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? ये टर्म इंटीग्रिटी बार बार सुनते हो आप, डेटा की इंटीग्रिटी, कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है? डेटा की इंटीग्रिटी, मैम डेटा में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। किससे? कोई भी एक अनऑथराइज्ड पार्टी से। अगर मैं ए हूं, है ना, और मैं बी को मैसेज भेज रही हूं हाय, तो बी तक हाय मैसेज ही जाना चाहिए, बीच में नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, हाय हेलो फलाना ढिमकाना कुछ और हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? एक एंड से दूसरे एंड पर जब नेटवर्क पर डेटा को सेंड किया जाता है तो मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं डेटा की इंटीग्रिटी। फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन मतलब होता है मैम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो, है ना, जब इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क क्रिएटेड हो, तो यही बंदा इस बंदे को मैसेज भेजे या यही बंदा इस बंदे को मैसेज भेजे। ऐसा ना हो कि बीच में से कोई अपने आप ही आए और वो मास्करेड करे कि मैं जो है मैं ये वाला बंदा हूं, मुझसे मैसेज ले लीजिए, और वो मैसेज ले भी ले। इसको बोलते हैं डेटा का फैब्रिकेशन, है ना? है ना जी? पपलू जी चपलू जी से बात कर रहे थे, बीच में आए टपलू जी। टपलू जी ने बेमतलब पपलू जी के बिहाफ पर चपलू जी को मैसेज भेज दिया, और चपलू जी को लगा हाँ हाँ पपलू जी ने भेजा है। तो ये जो है कि बीच में आप लोगों ने डेटा का क्या कर दिया है? फैब्रिकेट कर दिया है। ये जो कम्युनिकेशन था इसको फैब्रिकेट कर दिया है आप लोगों ने, इसे हम लोग बोलते हैं डेटा फैब्रिकेशन। हाँ, एनक्रिप्शन। क्या एनक्रिप्शन? कुछ भी रिलेटेड कोई भी टर्म मिलेगी तो कुछ भी लिख दोगे क्या? क्या सुबह सुबह ज्यादा चमनप्राश खा लिए कि इनक्रिप्शन का क्या लेना देना आया? क्या मैंने पूछा ही नहीं यहाँ पर एनक्रिप्शन? इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, मैलवेयर वाले टॉपिक को, फिशिंग वाले टॉपिक को, ये सब रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना जी? ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आप 1000 बार मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को, ये मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, 2 करोड़ की बात हो जाएगी यहाँ पर। बताइए जी, बाइनरी बेस से डेसिमल बेस में बनाना है तो एक आप लोगों का हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है मैम 32, यानी ए का होगा 2। मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी ये क्वेश्चन। आगे देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसकी डाउनलोड स्पीड है 80 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 80 Mbps। ठीक है मैम। आगे ये कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन इन द सेकेंड्स टू डाउनलोड द स्पीड और डाउनलोड अ फाइल विच इज 80 मेगाबाइट। बहुत ही सिंपल सी बात है मैम, एक सेकेंड के अंदर जो है वो 80 मेगा बिट्स को डाउनलोड कर रहा है। और टोटल कितने बिट्स है जिनको डाउनलोड करना है? 80 मल्टीप्लाई बाय 8, इतने मेगा बिट्स हैं। डिवाइड कर दो 80 से, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का, अरे यार एक तो ये और नाटक होते हैं, आंसर आ जाएगा इसका 8, यानी कि ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे भी नहीं कराऊंगी मैं। देखो आपसे ये बोल रहा है कि 80 मेगाबाइट्स जो थी वो साइज थी, किसी भी एक MP3 फाइल को कंप्रेस किया था, साइज जो थी म्यूजिक फाइल की 90% से आपने डिक्रीज कर दी थी। अब द नंबर ऑफ MP3 फाइल्स जो कि आप कंप्रेशन के बाद में स्टोर कर सकते हो वो कितना होगा? ये मैंने आपको पहले भी कराया था। अभी जो साइज है वो है 80 की, देखो लिखा हुआ है ना, 80 मेगाबाइट्स की साइज है। इसको 90% से क्या कर दिया है हमने? रिड्यूस कर दिया है, कंप्रेस करके 90% से रिड्यूस कर दिया है। तो अब ये कितना बच गया बताओ मुझे? 90% से इसको रिड्यूस कर दिया तो कितना बच गया? इसका 10% बच गया, 10% बच गया, इसका 10% निकाल लेते हैं, ट्राई करते हैं ऐसे हो जाएगा क्या? कितना बच गया? 8। सही है क्या? कितना बच गया? 8 मेगाबाइट ही चल रहा है अभी भी। मेरे पास में टोटल मेमोरी कितनी है? टोटल
मैम टोटल आपके पास में है 800 MB, और एक जो CD है ना, या एक जो फाइल है बेसिकली, ये तो CD का टोटल साइज है, और एक जो म्यूजिक की फाइल थी वो 8 MB की थी। ऐसे कितने फाइल्स आप डाल सकते हो मैम? ऐसे हम 100 म्यूजिक फाइल्स को, 100 गाना मैं स्टोर कर सकती हूँ इसके ऊपर। फोर्थ भी नहीं कराऊंगी मैं। देखो, व्हाट इज द डेनरी? बेसिकली डेसिमल में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर को। हेक्साडेसिमल नंबर आपका हम सभी जानते हैं कितना होता है, 14 होता है। जैसे A10 होता है, F15 होता है, आप लोगों का 14 होता है। अब इसको भी सॉल्व करने मत बैठ जाना वहां पर कि हम सॉल्व करेंगे, जबरदस्ती मेहनत करेंगे। समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से थम्स अप होना चाहिए, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। कल ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। चलिए, डिस्क का फ्रेगमेंटेशन, डिस्क का फॉर्मेटर, डिवाइस ड्राइवर और सॉलिड स्टेट ड्राइवर, क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है ना। अगर आपने सिंसियरली क्लासेस को फॉलो किया है तो आपने डेफिनेटली ये सब टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं ये मेरे मुंह से कभी ना कभी सुने होंगे, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ आईसीटी में, ठीक है। ऐसा नहीं है, फिर भी मेरे को पता है कि मैं आपको 95% ही पढ़ा सकती हूँ, 5% तो हमको भी नहीं आता है और पता नहीं कहाँ से पेपर में बनेगा, बट आप 95 पर फोकस करो। डिस्क फ्रेगमेंटेशन या डी फ्रेगमेंटेशन से मतलब होता है, डिस्क होती है बहुत बड़ी, हम फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अलग अलग पार्ट में अलग से हम लोग डेटा को सेव कर सके। जैसे कि आप सभी लोग अपनी पूरे की पूरे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ड्राइव स्पेस बनाते हो, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, कुछ लोग G ड्राइव अलग भी अलग बनाते हैं, कुछ लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव बनी हुई आती है, फिर हम D और E ड्राइव बना लेते हैं। ये डिस्क का हमने क्या कर लिया है, फ्रेगमेंट कर लिए हैं ताकि हर एक पार्ट को हम अच्छे से फुल्ली यूज करें, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सके, इसलिए हम लोग उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमको मान लीजिए कि कभी आपने कभी कोई भी कंप्यूटर को फॉर्मेट किया हो या दोबारा से आपने विंडोज इंस्टॉल करी हो, तो वो दोबारा से आप लोगों से यही चीज पूछता है कि कितने फ्रेगमेंट्स रखने हैं। अब पहले आपके 4 थे, अब आपने बोला नहीं मेरे को तो 3 ही रखने हैं, तो आपको जो ये 2 फ्रेगमेंटेड पार्ट्स थे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको डी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। डेटा का या डिस्क का डी फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन करने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? अगर आपने मुझे आंसर दे दिया तो आपको आज पार्टी। डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिस्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो फॉलोइंग भी नहीं, किसका काम होता है, विच ऑफ द वन इन द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू फ्रेगमेंट अ डिस्क और डी फ्रेगमेंट अ डिस्क। किसका काम होता है ये? पक्का पार्टी दूंगी, पक्का। अभी मैं पार्टी देने के मूड में भी हूं। दूसरा देखो, डिस्क का फॉर्मेटर है, कौन करेगा? डिस्क डिवाइस का ड्राइवर है। जैसे आपको पता है हमारे पास में जितने भी डिवाइसेस हैं हार्डवेयर के, है ना, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, इन सब का क्या कार्य है? हर एक हार्डवेयर इक्विपमेंट को बताना पड़ता है कि तुझे क्या काम करना है। वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो जहां लिखे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। और ये डिवाइस ड्राइवर्स कहाँ पे होते हैं? रोम के पास में होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल उनको उठा के लाता है और जगाता है कि ओ डिवाइस ड्राइवर ये काम करना, मतलब डिवाइस तुझे ये काम करना है, तेरा ये प्रोग्राम है, तो कर्नल ये सारा काम संभालता है। नॉट बैड पार्टी, मुझे लगता है कि मुझे देनी पड़ेगी, काफी पैसा खर्चा होने वाला है क्योंकि सभी ने सही आंसर दिया है ना। यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मैम ये काम होता है डिस्क का फ्रेगमेंटेशन करना और डीफ्रेगमेंटेशन करना। और जिसको ये आंसर नहीं आता है इसका मतलब दिल दुख गया है मेरा। चलिए आगे बढ़े। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो आप लोग मेमोरी जानते हो, एक टाइप की मेमोरी है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी मानी जाती है। यूटिलिटी दैट प्रिपेयर्स अ डिस्क टू अलाउ द डेटा और फाइल्स टू बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। स्टोरेज मीडिया विद नो मूविंग पार्ट्स, एसएसडी होता है, ये पढ़ाया भी था। हार्ड डिस्क ड्राइव इसीलिए भारी होता है, इसीलिए पोर्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। देन आप लोगों का आया यूटिलिटी दैट रीऑर्गेनाइज द सेक्टर्स ऑफ द हार्ड डिस्क so that they can be stored in a contiguous data blocks. Storage that communicates with operating system and translate data into the format understood by the devices.
सही है। तो आप लोगों का ये तो पार्ट हो गया डिस्क का फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम होता है। ए का 3, एक ही ऑप्शन है, वैसे तो सही आंसर निकल गया है, बट आगे देखोगे डिस्क का फॉर्मेटर जो कि अलाउ करता है इसको काम करने का, डिवाइस ड्राइवर जो कि आप लोगों के सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है, सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट करता है बताता है डिवाइस तेरा ये काम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। आप चाहो तो डी से भी कर सकते थे, चाहते तो ए से भी कर सकते थे।